अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह की सोच। सुबह की सोच में आप सबको कहूंगा वेलकम। मेरे साथ है गजल अशरफ और मुझे कहते हैं हसनैन लियाकत। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद सुबह की सोच में। उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज हो चुका होगा अच्छे से। और वीकेंड है, थोड़ा सा मसला होता है उठने में, जाने में, काम पर। मैडम को ज्यादा मसला होता है हर वीकेंड हर वीकेंड के बाद हर वीकेंड को यही कहते हैं कि थोड़ा सा मसला तो जरूर हुआ, लेकिन मैं पहुंच जाऊंगा। हाँ, लेकिन फिर भी पहुंच जाती है और पहुंचना जरूरी है, क्योंकि आपको पता है फिर मंडे के बाद ही रूटीन बनती है। जब आप एक दफा उठेंगे तभी आपकी रूटीन बनेगी। और जी, उम्मीद करते हैं कि आज का दिन भी आपका अच्छे से खैर आफियत से गुजर जाए। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास आज आपके लिए बहुत कुछ है। हम स्टार्ट कैसे करते हैं अपनी सोशल ट्रेंडिंग स्टोरीज से। तो सबसे पहले खबर हमारे पास ये है आज कि कौमी एयरलाइन की जद्दा से मुल्तान आने वाली परवाज़ है कोई। हाँ, कौमी एयरलाइन अब तो मुझे नहीं लगता, अब तो मुझे हाँ, बाकी क्या या 25% पे भी हम कहेंगे। मुझे नहीं लगता 25%। हमें ये कहना चाहिए वैसे कि कंटेंट वालों को ये लिखना चाहिए कौमी और निजी एयरलाइन, नहीं बल्कि निजी ज्यादा है, निजी और थोड़ी सी कौमी एयरलाइन ये ऐड कर देते तो ज्यादा बेहतर था। थोड़ी सी कौमी एयरलाइन, या फिर हम यूं कह सकते हैं 25%। ऐसे भी कह सकते हैं। तो हुआ ये कुछ के जद्दा से मुल्तान आने वाली परवाज की दो फजाई मेजबान एयर होस्टेस आपस में लड़ पड़ी। सराय के मुताबिक खवातीन फजाई मेजबानों के दरमियान हाथापाई जद्दा एयरपोर्ट के डिपार्चर लाउंज में हुई और कौमी एयरलाइन के ऑफिसर ने आकर दोनों के दरमियान बीच बचाव करवाया। फजाई मेजबानों के दरमियान हाथापाई की वीडियो भी सामने आ गई और तर्जुमान PIA ने वाक़े की तस्दीक की और बताया कि झगड़े का वाक़या 23 दिसंबर को पेश आया था। उनका ये भी कहना था कि PIA इंतजामिया ने मामले का नोटिस लेते हुए दोनों फजाई मेजबानों को अब मुअत्तल भी कर दिया है। वीडियो आप देख सकते हैं सामने। वो कहते हैं ना कि औरत की दुश्मन होती है, चाहे घर में हो चाहे जहाज में हो। सो हमने आज एक बार फिर इसकी मिसाल देख ली कि फजाई मेजबान आपस में, लेकिन वो देखिए मर्द का किरदार, वो आके सुलह कर रहा है, सफाई करवा रहा है, सफाई कर रहा है कि यार नहीं पहले तो उसने मर्द ने बचाया ना कि वो पायलट साहब आए, उन्होंने आके कहा कि खुदा का खौफ करें, आप कहाँ पे खड़े हैं और कहाँ पे ये झगड़े कर रहे हैं। ये जाके झगड़े आप कराची, इस्लामाबाद में, लाहौर में कर लीजिएगा। किस बात पे, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसने कहा होगा यार खुदा के वास्ते मुल्तान जाके कर लेना झगड़ा, कराची लाहौर जाके कर लेना, क्यों आप सऊदीया में झगड़ा कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद इनको मुअत्तल कर दिया गया और अब मेरा ख्याल है कि इस हवाले से कोई नई पॉलिसी भी आएगी, क्योंकि ये अब निजी एयरलाइन हो चुकी है। तो इस तरह के जो मुहिम्मात हैं उनकी इजाजत नहीं देंगे आरिफ हबीब साहब, और आने वाले दिनों में आपको इसमें मजीद सख्ती भी नजर आएगी। खवातीन वज़ात आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं एक अच्छी खबर है जो कि गिलगित बल्तिस्तान वालों के लिए अच्छी खबर है। वफाकी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जिसको FBR कहते हैं, उन्होंने 2403 अशिया हैं जो कि चीनी अशिया हैं, चाइना से ये आती हैं पाकिस्तान में, उन पर सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी की अदायगी से इस्तिस्ना दे दिया है। लेकिन ये किस लिए दिया, पूरे पाकिस्तान के लिए नहीं दिया। ये रियायत उन अशिया पर लागू की गई है जो कस्टम्स ड्राई पोर्ट सोर्स से क्लियर की जाएंगी और जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में इस्तेमाल होना होगा। ये ड्राई पोर्ट है जो कि गिलगित बल्तिस्तान सोर्स में ही मौजूद है। बिल्कुल खुंजराब से नीचे आते हैं तो आपको ये ड्राई पोर्ट लेफ्ट साइड पर नजर आती है। नोटिफिकेशन के तहत दरामदात पर वाजिबुल अदा सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी उस सूरत में वसूल नहीं की जाएगी बशर्ते कि हर खेप के लिए इनफरादी तौर पर ऑनलाइन इजाज़तनामा जारी किया जाएगा। ये इजाज़तनामा गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुकर्रर करदा जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसकी जानिब से कस्टम्स के कंप्यूटर क्लियरेंस सिस्टम में इस फॉर्मेट के मुताबिक जारी किया जाएगा जो मज़कूरा सिस्टम में फराम किया जाएगा। सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी की अदम वसूली यानी कि टैक्स छूट का फ़ायदा कस्टम्स कलेक्टर की जानिब से पहले आओ पहले पाओ, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बुनियाद पर मंजूर शुदा कोटे के तहत दिया जाएगा। ताहम गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में इस्तेमाल के लिए दरामद करदा वो अशिया जो मुख्तस करदा कोटे से तजावज़ कर जाएंगी उन पर सेल टैक्स भी लागू होगा, इनकम टैक्स भी और फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत इस बात को यकीनी बनाएगी कि इस नोटिफिकेशन के तहत दरामद होने वाला तमाम तर माल गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में ही इस्तेमाल हो। अगर कस्टम्स की कार्रवाइयों में एहतजाज या सड़कें बंद करने की वजह से रुकावट पैदा होती है तो गिलगित बल्तिस्तान के कस्टम्स कलेक्टर को गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत से मशावरत के बाद इस नोटिफिकेशन के तहत सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी की गैर वसूली। आगे बढ़ते हैं, आपको खबर देते हैं मस्जिदुल हराम में कि एक ऐसा अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसके बाद हम भी दंग रह गए, क्योंकि 2 रोज पहले एक अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसमें एक शख्स ने बलाई मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी की कोशिश की थी। ताहम उसी दौरान मस्जिद की सिक्योरिटी पर तैनात एहलकार खुदकुशी की कोशिश करने वाले शख्स की जान बचाने में जख्मी हो गया और सऊदी हुकाम के मुताबिक वाकये के बाद मज़कूरा शख्स जो था वो जख्मी सिक्योरिटी एहलकार दोनों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि वाकये से मुतल्लिक ज़रूरी कानूनी कार्रवाई भी मुकम्मल कर ली गई और रज़ाकार कौन था
बाद में मस्जिदुल हराम वाक़े में जख्मी होने वाले सिक्योरिटी एहलकार की शनाख्त सामने आई और इनसाइड द हरमैन ने एक तस्वीर शेयर की जिसमें हरम सिक्योरिटी एहलकार रेयान बिन सईद अल असीरी को अस्पताल के बिस्तर पर मौजूद दिखाया गया। अस्पताल में क़याम के दौरान रेयान बिन सईद अल असीरी को सऊदी वज़ीर दाखिला शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद बिन नाइफ बिन अब्दुल अजीज़ की जानिब से एक फ़ोन कॉल मौसूल हुई जिसमें वज़ीर दाखिला ने उनकी जुर्रत, उनकी फ़र्ज शनासी और आला सतह की मुस्तैदी को भी सराहा कि अपनी जान पर खेलकर किस तरह से उन्होंने उनकी मदद की और जान बचाई। उनकी खैरियत भी दरियाफ्त की गई। फिर इसके साथ साथ शहजादा अब्दुल अजीज़ ने यह भी कहा कि रेयान अल असीरी का इक़दाम महज पेशा वराना जिम्मेदारी की अदायगी सिर्फ नहीं है बल्कि एक इंसानी और काबिल फ़ख्र मौक़िफ़ था जो कुर्बानी और इसार के आला तरीन मुआफ़ी की अक्कासी भी करता है। बिल्कुल ऐसी है, डेट इज़ अ वेरी गुड स्टोरी। बट लेकिन जब स्टार्ट में हम ये स्टोरी सुन रहे थे तो जिस शख्स ने खुदकुशी की है वो यकीनी तौर पे काफ़ी अफसोसनाक स्टोरी है, क्योंकि आप इस तरह हरमैन की हुदूद में जाके बालाई मंजिल से खुदकुशी कर रहे हैं। सो डेट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। वहाँ पे जाके तो लोगों की तमाम तर मुरादें पूरी हो जाती हैं। आप अगर दिल इसके में पीछे क्या वजह थी ये भी मेंशन होना चाहिए था, लेकिन चलिए वक्त के साथ साथ अगर डिटेल्स जैसे ही सामने आती है तो पता भी चल जाएगा। बिल्कुल ऐसे है ख़वातीन आज़ाद। और इसी के साथ हम आपको वापस पाकिस्तान लिए आते हैं। और जिस तरह हमने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के हवाले से आपको एक खबर दी थी, तो हमारे पास कुछ अच्छी खबर भी है, लेकिन वो पाकिस्तान की एक और हमारी रेलवे जिसके हवाले से हम खबर अक्सर देते रहते हैं, इनके एक्सीडेंट्स के हवाले से खबर देते हैं, लेकिन आज की जो खबर है वो बहुत ही अच्छी है। रेलवे पुलिस की कराची डिवीजन ने एक बार फिर ईमानदारी और फ़र्ज शनासी की शानदार मिसाल कायम की है। मुसाफिर की खतीर रकम बाहिफाजत उसके हवाले कर दी गई है। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान एक्सप्रेस के ज़रिए कराची से टोबा टैक्सिंग सफ़र करने वाला मुसाफिर मोहसिन मुश्ताक हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर किसी ज़ाती काम की गर्ज से उतरा तो ट्रेन रवाना हो गई और मुसाफिर का सामान जिसमें तकरीबन 38 लाख रुपए नकदी मौजूद थे ट्रेन में रह गए। दौरान ड्यूटी कांस्टेबल राव शरीफ को मज़कूरा बैग रवां ट्रेन में मिला, जिसे फौरी तौर पर तहवील में लिया गया। इसी असना में मुसाफिर मोहसिन मुश्ताक थाना पहुंचा और अपने सामान के मुतालिक इत्तला दी। मुसाफिर को आगाह किया गया कि इसका बैग रेलवे पुलिस को मिल चुका है। SHO की बरवक्त हिदायत पर कांस्टेबल राव शरीफ ट्रेन पाकिस्तान एक्सप्रेस के साथ रेलवे स्टेशन रोडी तक पहुंचे, जब कि मुसाफिर पीछे से कराकोरम एक्सप्रेस के जरिए रोडी पहुंचा। रोडी हेल्पलाइन सेंटर पर सब इंस्पेक्टर की मौजूदगी में मुसाफिर अपने सामान की उसने सबसे पहले शनाख्त की, जिसके बाद बैग से तकरीबन 38 लाख रुपए मुकम्मल गिनती किए, तस्दीक की और उसके बाद मुसाफिर के हवाले कर दिए गए। मुसाफिर ने रेलवे पुलिस की ईमानदारी और पेशा वाराना किरदार को सराहते हुए एक वीडियो भी जारी की जिसमें उसने रेलवे पुलिस का शुक्रिया अदा किया। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, और आजकल ऐसा होना एक बहुत बड़ी नेमत भी है और एक बहुत बड़ा इस दौर में 38 लाख रुपए, इस दौर में 38 रुपए किसी को मिल जाए वो वापस नहीं मिलते। आप सही कह रहे हैं, इस दौर में मतलब आप एक छोटा सा पेन भी किसी को वापस कर दें तो एक बहुत बड़ी बात होती है। ये तो फिर इतनी ज्यादा रकम थी, लेकिन चले वो हलाल की रकम थी, उनको वापस भी मिल गई, उनका शुक्रिया भी अदा किया, एक वीडियो पैगाम भी जारी हुआ। ये अच्छी बात है कि आज के इस दौर में ऐसे भी अच्छे लोग भी मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं जी, आपको खबर देते हैं और खबर हमारे पास ये है आगे बढ़कर के चीन से आपको खबर देंगे, जिसमें 2 सेकंड में ट्रेन ने 700 किलोमीटर की रफ्तार हासिल कर ली। तेज तरीन ट्रेन का मतलब यहाँ से आप लाहौर और वापस पिंडी 2 सेकंड में पहुंच सकते हैं। 2 सेकंड में पहुंच सकते हैं। और ऐसी ट्रेन कौन सी है, कैसे ये मुमकिन हुआ, इस पर कितने अरसे में काम हुआ, क्या कुछ किस तरह ये मुमकिनात में से है, ये मैं आपको बताती हूँ। हुआ कुछ यूँ कि दुनिया की तेज तरीन मैग्नेटिक लेविटेशन आप जिसको कहते हैं, लेविटेशन मैग्नेटिक लेविटेशन का मतलब ये होता है कि जब आप किसी मैग्नेट के जरिए ना किसी भी चीज़ को हवा में उड़ा सकते हैं या फिर लेकर उसको बैलेंस कर सकते हैं। तो ट्रेन ने महज 2 सेकंड में 700 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार हासिल की। स्पीड इतनी तेज थी कि आंख झपकते ही नजरों से ओझल हो जाए। ये कामयाब तजुर्बा चीन की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी के माहिरीन ने अंजाम दिया। आजमाइशी सफर के दौरान तकरीबन 1000 किलोग्राम वजन रखने वाली गाड़ी को इंतहाई कम वक्त में इस गैर मामूली रफ्तार तक पहुंचाया गया। इस टेस्ट में ट्रेन ने रफ्तार हासिल करने के बाद बाहिफाजत खुद को रोक लिया और इस तजुर्बे के साथ ही ये दुनिया की तेज तरीन सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन बन गई। और ये ट्रेन सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट की मदद से पटरी से ऊपर मुअल्लक रहती है हवा में, जिसकी वजह से क्या होता है कि रगड़ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है नीचे और इसके बाइस रफ्तार में गैर मामूली इजाफा मुमकिन हो जाता है। आपको ये भी याद हो कि इस मनसूबे पर काम करने वाली टीम गुज़श्ता 10 सालों से इस टेक्नोलॉजी पर तहकीक का अमल जारी रखे हुए है और जनवरी 2025 में एक साबका तजुर्बे में ट्रेन ने 648 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार हासिल की है।
दैट इज़ अ वेरी वेरी यूनिक स्टोरी, जहाँ पे 2 सेकंड्स में आप 700 किलोमीटर का फासला तय कर सकते हैं। यानी कि आप आसान अल्फाज में मैं अगर आपको समझाऊं कि आप इस्लामाबाद से निकलते हैं, इस्लामाबाद से निकलते हुए आप लाहौर पहुंचेंगे और लाहौर से ऑलमोस्ट आप चक्री के करीब तो पहुंच ही जाएंगे। 700 किलोमीटर आपका यहाँ पे पूरा हो जाएगा, क्योंकि लाहौर एक साइड पे आपका 360 से 70 किलोमीटर का रास्ता होता है। सो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इसमें मजीद भी चेंजेस आपको नजर आएंगी, क्योंकि अभी ये बहुत ही कम वजन की उसमें सामान रखा गया था, उसका इक्विपमेंट था। आने वाले दिनों में इसको मजीद इनहेंस किया जाएगा, इसका वजन बढ़ाया जाएगा और किसी तरह से इसको पैसेंजर के लिए साजगार बनाया जाएगा। और जो ये पैसेंजर्स के लिए साजगार होगी तो ये सबसे पहले तो चाइनीज ने बनाई है, वो खुद इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वो इसको दुनिया के सामने भी पेश करेंगे और ये $1 बिलियन का प्रोजेक्ट भी बन सकता है। हवा में जिस तरह से मोहल्लक आप नजर देख रहे हैं ना, ये वीडियो में भी चल रहा है कि ऐसे आंख आप चपकते हैं तो वो ट्रेन गुजर जाती है। इस तरह से काम करना एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। एग्जैक्टली ऐसे खवातीन वज़ात आगे बढ़ते हैं और आपको चाइना से हम जापान लिए चलते हैं। जापान के साइंसदानों ने ट्री मेंडिक के आंतू में एक खास बैक्टीरिया दरियाफ्त किया है। ये ट्री फ्रॉग एक किस्म है मेंढक की, जिसके हवाले से हम बात कर रहे हैं, जिसने बगैर किसी मुज़र असर के कैंसर को ख़त्म कर दिया। तहकीक के मुताबिक टीम ने मेंढक और कुछ दीगर छोटे जानदारों से इस तरह के तजुर्बे किए हैं, जिसमें 45 मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया लिए गए, जिसमें से 9 बैक्टीरियाज ने कैंसर के खिलाफ अच्छा असर दिखाया। और ट्री मेंढक में मौजूद इनमें जो यूइन जेली है और फिर यूमेरिको, इसमें यूइन जेली यूमेरिको सबसे ज़्यादा मुअस्सर साबित हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ एक खुराक से ये बैक्टीरिया चूहों में ट्यूमर को ख़त्म करने में कामयाब हुआ और 30 दिन बाद दोबारा कैंसर के खुलियात डालने के बावजूद कोई भी ट्यूमर पैदा नहीं हुआ। तहकीक के मुताबिक ये बैक्टीरिया 2 तरह से काम करता है। पहले ये बराह रास्त ट्यूमर को नुकसान पहुंचाता है और फिर जिस्म के जो इम्यून सिस्टम है उसको मजबूत करता है, ताकि जिस्म खुद कैंसर से लड़ सके। साइंसदानों का कहना है कि ये बैक्टीरिया कम ऑक्सीजन वाले माहौल में ज़िंदा रह सकता है, जो कैंसर के ट्यूमर्स में आम होता है, और इसी वजह से ये इलाज बहुत मौसर है। इब्तदाई जो तजुर्बे हैं उनसे मालूम हुआ है कि ये बैक्टीरिया महफूज है, क्योंकि ये खून से जल्द निकल जाता है और जिस्म के सेहतमंद हिस्सों को नुकसान नहीं पहुंचाता। साइंसदानों के मुताबिक ये दरियाफ्त मुस्तकबिल में कैंसर के इलाज के लिए उम्मीद पैदा कर सकती है, लेकिन इंसानों में इस्तेमाल से पहले इसकी अभी मज़ीद तहकीकात ज़रूरी हैं। साइंसदान अब देख रहे हैं कि ये बैक्टीरिया या फिर दीगर किस्म के कैंसर्स में काम कैसे करता है या नहीं करता, और दीगर जितने भी इलाज हैं उसमें इसको किस तरह से वो इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके हवाले से अभी तहकीकात जारी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ज़ाहिर है इंसानों पर इसका तजुर्बा करने से पहले इसकी मज़ीद तहकीकात, इसकी टेस्टिंग लाजमी है। और अभी ज़ाहिर है ये बैक्टीरिया है, फिर उसके बाद इसका मतलब अगर ये कैंसर के इलाज के लिए मौसर साबित हो सकता है तो फिर ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी अगर ऐसा हो जाता है। लेकिन वक्त के साथ साथ मेंढक की आपको कमी नजर आएगी पूरी दुनिया में। हाँ, फिर हमें कमी नजर आएगी, क्योंकि कैंसर का इलाज जो ट्री फ्रॉग है इसकी तो बहुत ज्यादा कमी नजर आएगी। और अगर जिसके पास ये फ्रॉग है ही नहीं, फिर ये फ्रॉग की फार्मिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, और जिसके पास ये फ्रॉग होगी वो कहेगा यार मेरे पास ये फ्रॉग है, मेरे पास ये है और मैं तो इलाज भी हो सकता है और क्या क्या कुछ नहीं हो सकता। बट लेट्स सी कि इसके ऊपर तहकीकात होंगी तभी बात हो सकती है, कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा। तो ये थी आज की हमारी सोशल स्टोरीज, यकीनी तौर पर आपको अच्छी लगी होंगी, बहुत सबक आमूज भी थी। अब यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और चूंकि आपको पता है कि अब 2025 ख़त्म होने ही जा रहा है, 1-2 रोज़ ही बाकी है, और आज हम बात करेंगे पंजाब की सियासत की कि 2025 में इस सूबे में क्या कुछ हुआ, किन बड़े सियासी फैसलों ने मंजरनामे को बदला, कौन से टर्निंग पॉइंट्स थे और किन इस्लाहात के जरिए हुकूमत ने गवर्नेंस को नए अंदाज में आगे बढ़ाने की कोशिश की। हम जायज़ा लेंगे कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा की क़यादत में शुरू किए गए मनसूबों और जितनी भी जो फ्लाई स्कीम्स थी या फिर तरक्याती इस्लाहात थी उनका, और इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि इन पॉलिसियों के सियासी असरात अब क्या रहे हैं और क्या होंगे, ऑपोजिशन इन्हें किस नज़र से देखा, इसी पर बात करेंगे हम। बिल्कुल ऐसे इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी ब्यूरो चीफ और उमर दराज गोंदल साहब मौजूद हैं। उमर भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो हमें बताइएगा कि 2025 की अगर बात की जाए तो मरियम नवाज शरीफ हमें बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आई। पंजाब में बहुत सारे ऐसे मनसूबे स्टार्ट किए गए जो दीगर सूबे में हमें नज़र नहीं आए, बहुत सारे नए इनिशिएटिव्स भी लिए गए। 2025 को ओवरऑल आप मरियम नवाज की या फिर पंजाब की कारकर्दगी में किस तरह से देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं?
जी, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप देखें बाकी आप जो मुद्रा आला है उनके साथ उनका कंपैरिजन करें तो 2025 में मरीम नवाज बहुत मुतहरिक रही, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारे मंसूबे पंजाब गवर्नमेंट जो है वो शुरू किए उन्होंने, और इसके अलावा आप देखते हैं कि अभी इसी जो गुज़श्ता हफ्ता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जो पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की जानिब से, तो उन्होंने बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो प्रोजेक्ट्स बताए कि ये पंजाब गवर्नमेंट ने शुरू किए हैं, किसानों से लेकर बाकी जो बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए या मुख्तलिफ तबका फिक्र के लिए वो प्रोजेक्ट्स हैं। तो सियासी तौर पे जाहिर है कि मुस्लिम लीग नून के लिए एक डू और डाई सिचुएशन है, और उसकी वजह ये है कि ये मरीम नवाज शरीफ साहिबा का आगाज है उनके करियर का, और उनके लिए एक लंबा सफर चूंकि उन्होंने करना है, उस लंबे सफर के लिए वो पंजाब को एक रोल मॉडल के तौर के ऊपर सामने आना चाहती हैं। कल को चूंकि उन्हें प्राइम मिनिस्टर के स्लॉट के लिए जाना है, तो 2025 के अंदर चूंकि एक बड़ा मसला उनके लिए जो चैलेंज था वो आप जानते हैं कि पंजाब के अंदर सैलाब वाली सूरत हाल थी, तो वो हमने देखा। उसके बाद एक और जो उनके लिए प्रॉब्लम आई वो पंजाब में किसानों के अंदर गंदम की खरीदारी या उसमें पॉलिसी की तब्दीली थी। लेकिन ओवरऑल जिस तरह से उन्होंने मुख्तलिफ जो, अगर मैं एजुकेशन सेक्टर की बात करूं तो लैपटॉप स्कीम का आगाज था, उसके अलावा जो ज़राई इंटर्नशिप थी उसका प्रोजेक्ट था, और उसके बाद स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स के जो प्रोग्राम्स थे उनका आगाज किया गया। उनसे हट के आपने ये देखा कि हेल्थ को लेकर, हेल्थ के हवाले से जहां वो क्लिनिक ऑन व्हील्स का था, लोगों को घरों के अंदर दवाइयाँ पहुंचाने का प्रोजेक्ट था, फिर मुख्तलिफ हॉस्पिटल है, जैसे लाहौर के अंदर नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल जो है वो बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर काम हो रहा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और इवन एक मौके के ऊपर तो उन्होंने खुद तकरीर करते हुए मरियम साहिबा ने कहा कि मुझे लोग कहते हैं कि आपको जो है जो इसका काम किया जा रहा है वो शायद जिन काम कर रहे हैं, फिर सरगोदा के अंदर है। तो इसी तरह से ये प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हमने देखे हैं, और जाहिर है कि वो उनका मॉडल सिर्फ यही है कि जो गवर्नेंस है, हम खिदमत की सियासत कर रहे हैं, पंजाब गवर्नमेंट जो है वो डिलीवर कर रही है। तो अब उसके ऊपर जाहिर है कि जो गवर्नमेंट्स बाकी हैं उनके साथ वो कहते नहीं हमारा तो किसी से कंपटीशन है ही नहीं है, हम तो जो है वो डिलीवर करने के ऊपर कर रहे हैं। फिर एक लाहौर शहर की मैं अगर आपको बात बताऊं तो लाहौर शहर के अंदर एक डेवलपमेंट का पूरा प्रोजेक्ट मास्टर प्लान शुरू किया गया, कोई तकरीबन 131 अरब रुपए का। इस वक्त भी अगर आप लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूव करें तो आपको वहां पर काम होता दिखाई दे रहा है। जो मुख्तलिफ बाजार हैं उनकी रेनोवेशन हो रही हैं। एक जो सबसे बड़ा काम जिसके ऊपर उन्हें तनकीद का सामना भी करना पड़ा, वो आप जानते हैं कि उन्होंने स्पीरा फोर्स बनाई। उस स्पीरा फोर्स को लेकर तजावुजात के हवाले से उन्होंने बहुत काम किया, और हमने ये देखा कि बाजारों के अंदर जहां गुजरने की जगह नहीं होती तो उन्होंने सब कुछ किया। तो उसके ऊपर ज़ाहिर रद्देबल भी होता है, लोग फिर ये कहते हैं देखिए जी वो गरीब आदमी का कारोबार था जी, उसका था। लेकिन बहरहाल चूंकि बिल्कुल उमर आप सही कह रहे हैं कि अगर हम हेल्थ केयर देखें या फिर दीगर डिपार्टमेंट्स देखें तो मरियम नवाज साहिबा ने काफ़ी तरक्याती इस्लाहात भी की, स्कीम्स भी मुतारिफ कराई। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक चीज़ को डिस्कस करना चाहूँगी, वो है पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो कि 2025 है। उस पर अपोजिशन का काफ़ी एतराज़ रहा है और ये भी बातें की गई हैं कि कुछ हमारी जमहूरी उसूलों के खिलाफ वर्जी भी है। इसको आप कैसे देखते हैं? इस तनकीद में वजन है अपोजिशन की? देखिए, जहां हम इतनी बात कर रहे हैं ना कि उनके ये प्रोजेक्ट्स थे, तो ये ज़िमनी इलेक्शन जो बलदियाती इलेक्शन है वो तो गवर्नमेंट को खुद दौड़ के करवाना चाहिए था। लेकिन आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि वो जो जिस तरह आपने एक्ट का सवाल किया, मैं बलदियाती इलेक्शन के टर्म इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इवन इलेक्शन कमीशन को मुदाखलत करनी पड़ी। हुआ ये कि जो ये साल गुजरा है, हमारी मुलाकात हुई कोई मई के महीने के अंदर, या उस वक्त अभी बजट की चीजें चल रही थी। तो पंजाब के जो लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं निशान रफीक साहब, उन्होंने कहा जी ये अभी हम बजट के अंदर मसरूफ है, जैसे ही बजट मंजूर होगा तो हम इंशाल्लाह जुलाई के अंदर जो एक्ट है वो पास करवा लेंगे, तो उसके बाद हम कोई सितंबर के आसपास इलेक्शन भी करवा लेंगे। लेकिन फिर हुआ क्या? फिर हुआ ये कि पंजाब गवर्नमेंट ने पंजाब असेंबली से वो एक्ट पास नहीं करवा सके, फिर आप इलेक्शन भी नहीं करवा सके, फिर इलेक्शन कमीशन को मुदाखलत करनी पड़ी। उन्होंने एक तारीख दी और उन्होंने
कहा कि ठीक है जी, पुराना जो एक्ट है उसके ऊपर आप इलेक्शन करवा दें। फिर इसको लेकर इन्होंने क्या किया कि वो फौरन एक एक्ट पास किया। जब एक्ट पास हो जाता है तो फिर जाहिर है वो डिलिमिटेशन और सारी चीजों का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो अब वो जो एक्ट है उसके ऊपर इतराजात आए, और उसमें इतराजात सबसे पहले ये थे कि आप जो है ये कैसे गैर जमाती बुनियाद के ऊपर करवा सकते हैं, आप कैसे कहते हैं जी इतने टाइम के बाद वो ज्वाइन करें कोई भी। तो फिर उसके ऊपर उन्हें बताना पड़ा, उनका नहीं जी आप ऐसा नहीं है, जो जमाती बुनियाद है उसके ऊपर ही इलेक्शन होगा। अब ये जो गैर जमाती वाली बात आई उसमें बुनियादी तौर पे जो तनकीद हुई वो ये थी कि अब चूंकि तहरीक इंसाफ एज ए पार्टी एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो उनके लोग आजाद हैसियत में आएंगे तो वो फिर कहीं जोड़ तोड़ या पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो इल्जामात लगते हैं वो चीजें ना हो। तो इस चीज को लेकर फिर उन्होंने, जब उनके ऊपर तनकीद हुई, अब वो कहते हैं नहीं जी अब ये बिल्कुल बल्दियाती उस हिसाब से इलेक्ट होंगे। और फिर उसमें एक और चीज और आपने देखी, आमतौर पर ये होता है कि जो किसी यूनियन काउंसिल के अंदर कोई चेयरमैन हो या नाजिम हो वो डायरेक्टली इलेक्ट होकर आता है, यानी वो लोगों से वो कहते हैं नहीं हम ये काम नहीं करेंगे, तमाम के तमाम काउंसलर्स इलेक्ट होंगे। वो काउंसलर्स जो है वो आगे अपना नाजिम चेयरमैन जो है उसको वो इलेक्ट करेंगे। तो ये भी ख्याल था कि ये भी उसी वजह से है, लेकिन बहरहाल अभी तक इलेक्शन नहीं हुआ और अब अगले साल के अंदर इलेक्शन चला गया है। वैसे भी उमर भाई हम देखते हैं कि नून लीग के दौर में ना हमेशा से ये जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन हैं इनको नहीं करवाया जाता, वो काफ़ी ज़्यादा रिलेक्टेंट होते हैं जो इक़्तिदार है वो नेक्स्ट स्टेप पे या फिर आवाम तक जाए। मुझे अब ये बताइएगा कि एक तरफ गवर्नमेंट खुद भी हमें बताती हुई नज़र आती है, उनकी वज़ीर इत्तलात भी बहुत सारी आपके सवालात के जवाब में भी उन्होंने काफ़ी दफ़ा कहा, एक तरफ है बयानिया एक तरफ है काम। इससे पहले काम तो बिकते थे, शहबाज शरीफ के काम के हवाले से तो पूरे पाकिस्तान में उनके चर्चे थे, लेकिन क्या इस दफ़ा जो मरीम नवाज़ के साल 2025 के काम है उसने वो जो बयानिया बनाया हुआ अपोजिशन ने उसको फ़र्क डाला या नहीं डाला, और अभी मज़ीद काम करने की ज़रूरत है? अच्छा, इसमें दोनों चीजें करने की, काम भी लोग ये देखते हैं कि कौन डिलीवर कर रहा है, लोग सबसे बेहतर फैसला खुद करते हैं कि उनके मसाइल हल हो रहे हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है वो बेहतर काम कर रही है, क्या इदारे इफेक्टिवली उनकी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो जब ये हो रहा होता है तो फिर किसी बयानिए की भी जरूरत नहीं होती। लेकिन फिर कि क्या सरफेस पे फैसला था, नहीं, जाहिर है कि ये सियासत है, सियासत के अंदर रेट्रिक्स भी चलते हैं, सियासत के अंदर मुख्तलिफ कहानियां भी चलती हैं, नारे भी चलते हैं, बहुत सारी जज्बाती बातें भी होती हैं, वो बातें भी होती हैं शायद जिनका प्रैक्टिकल कोई ग्राउंड नहीं होता। तो मैं ये नहीं समझता कि सिर्फ एक चीज़ है, मेरा ख्याल है दोनों चीज़ें चलती हैं, लेकिन ये कहना कि सिर्फ बयानिया चल गया ये भी ठीक नहीं है, ये कहना कि सिर्फ खिदमत की सियासत में लोगों ने वो तब्दीली कोई आ गई है ये भी नहीं है। सारी चीज़ें ज़ाहिर है एक वोटिंग का पूरा पैटर्न होता है, या लोगों की राय बदलना कोई आसान काम नहीं होता, उनको कन्विंस करना, फिर लोगों की कुछ वाबस्तगियाँ होती हैं नजरियात की बुनियाद के ऊपर भी। तो अब उससे तब्दीली कितनी आई है, अगर आपको याद हो अभी हालिया ज़िमनी इलेक्शन हुआ तो गवर्नमेंट तो कहती है देखिए रेफरेंडम था और लोगों ने उस बुनियाद पे खिदमत को वोट दिया और हमने पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है उस 13 में से 12 हल्के जीत लिए, तो हमारी खिदमत की सियासत तो जीत गई। लेकिन इसके ऊपर एक बात जरूर है कि आपकी मकबूलियत है या आपको सब है, तो ये जब एक बिल्कुल इलेक्शन कोई होगा, जिस तरह से जनरल इलेक्शन होते हैं वो टाइम अभी आगे है, अभी कबल वक्त होगा ना, अभी तो जब आप भी इलेक्शन के प्रोसेस के अंदर हो, बाकी सब भी हो, तो बेहतर फैसला हो पाएगा। बाकी जो भी गवर्नमेंट होती है वो गवर्नमेंट तो फिर यही क्लेम करती है कि हम इस वक्त जो है जो डिलीवर कर रहे हैं, लोग उसके ऊपर लबैक कर रहे हैं, लोगों ने हमें वो देखें बड़ा एक्नॉलेज किया है, तो हमारी ये जो विक्ट्री है हमारे उस नैरेटिव की विक्ट्री है। तो मेरा ख्याल है अभी कबल वक्त होगा, लेकिन ये बात ठीक है कि उन्हें इस बात का एहसास जरूर है कि डिलीवर करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, और ये अच्छी बात है। ये गवर्नमेंट्स को ये एहसास होना चाहिए कि गवर्नेंस का मुकाबला होगा और डिलीवर आप करेंगे, यही पैरामीटर है, और उससे बेहतरी होती है ना। तो आपको काम करके दिखाना पड़ता है, अब आप काम करके दिखाते हैं तो फायदा किसका है, लोगों का है।
और आप बेशक अपनी पॉलिटिक्स के लिए, पॉलिटिशियन ने पॉलिटिक्स ही करनी है ना, तो वो पॉलिटिक्स करेगा तो लोगों को उसका फायदा होगा। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई कबाहत तो नहीं है, ये तो एक हेल्दी कंपटीशन है और ये तो बाकी सूबों को भी करना चाहिए और तमाम सूबों का इसमें करना चाहिए। इसमें तो पाकिस्तान के जो आम लोग हैं उनका फायदा ही है। बिल्कुल। अच्छा उमर, अभी इस वक्त आप चूंकि आप बेहतर तरीके से हमें बता सकते हैं क्योंकि आपकी हर फील्ड पर नज़र होती है, हर चीज़ पर आप अच्छे से उसको एलैबोरेट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। अपने प्रोग्राम्स में भी हमने देखा डिफरेंट सियासी जो रहनुमा है उनसे भी आपकी बातचीत होती रहती है। इस वक्त आप पंजाब की सियासत में सबसे बड़ा चैलेंज क्या देख रहे हैं कि किस तरह का चैलेंज है? देखिए, चैलेंज सिर्फ पंजाब नहीं, पाकिस्तान की सियासत का एक ही है, वो है अदम इस्तेहकाम, वो है सियासी पोलराइजेशन, सियासी तकसीम। हम जाहिर है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो सबको पता है, उसको शायद कोई बात ना करे या उसके ऊपर उसको उस तरह से समझा ना सके, लेकिन सबको पता है। देखिए, ये प्रॉब्लम क्यों है? सियासी तकसीम इतनी है, एक दूसरे से बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। पंजाब की देखिए ना, चीफ मिनिस्टर की हम बात कर रहे हैं, उनकी आज तक मुलाकात नहीं होगी ऑपोजिशन लीडर के साथ पंजाब में जो तहरीक इंसाफ से हैं। इसी तरह और बहुत सारी इस्लाहात हो सकती हैं, चीजें हो सकती हैं। तो ये ओवरऑल सेंटर में भी आपको यही नजर आएगा, बाकी जगहों के ऊपर भी ये नजर आएगा। उसकी वजह से लोगों को सफर करना पड़ता है। तो जिस तरह गाड़ी के पहिए होते हैं, अपोजिशन भी उसका जरूरी पहिया है। आप अपोजिशन के बगैर चल नहीं सकते। वो होगा तो फिर चीजें खूबसूरत भी होंगी, चीजों की जो लीगैलिटी है वो भी बेहतर हो जाएगी और मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर भी आप जो है वो हायर पोजीशन के ऊपर होंगे। तो वो एक तकसीम हमें सियासी तौर पे नजर आ रही है। सियासी तौर पे एक वो दोनों अतराफ में जो एक बयानिया है, इस तरह की तकरीर एक दूसरे के खिलाफ की जाती है, सब कुछ है, उसका इम्पैक्ट पब्लिक पे आता है। जब सियासी लीडरान इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं या एक पोजीशन ले लेते हैं और तसलसल के साथ वही बार बार बात करते हैं, तो फिर जो आम पब्लिक होती है, जो आम लोग होते हैं, वो चूंकि लीडरशिप से बड़े असरात लेते हैं और वो उनसे बड़े मुतासिर होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि उनका जो इन्फ्लुएंस है वो पाकिस्तान की आम शख्स, आम आदमी के ऊपर ना आए। तो मेरा ख्याल इस वक्त मेरी राय ये है कि सियासी अदम इस्तेकाम सबसे बड़ा चैलेंज। ठीक हो गया उमर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। उमर दराज गोंदल, ब्यूरो चीफ लाहौर, हमारे साथ मौजूद थे, जिनके मुताबिक इस वक्त सियासत में भी और वैसे ये मुल्क की सियासत में भी है, जो पोलराइजेशन है, सियासी तकसीम है, वो सबसे बड़ा चैलेंज है और किस तरह से इसको ख़त्म किया जाएगा ये आने वाला वक्त बताएगा। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, फिर मुल्क की सियासत के ऊपर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू सुबह की सोच। अब मुल्क की सियासत की बात करेंगे और आज के प्रोग्राम में हम पाकिस्तान की मौजूदा सियासत और खारजा महाज पर उठने वाले चंद नहायत आम सवालात पर बात करेंगे। एक तरफ हुकूमती वुज़रा की जानिब से ये संगीन इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं कि PTI के मुतादिद सोशल मीडिया अकाउंट्स भारत से ऑपरेट होते हैं और पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे हो रहे हैं। इसी तनाज़ु में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी और आसिफ अली ज़रदारी के हालिया बयानात ने भी सियासी बहस को मज़ीद गर्म कर दिया है, जहाँ PTI पर सख्त तनकीद की जा रही है और साथ ही रियासती रद्द-ए-अमल और सियासी रवैयों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अगर बैनुल अक़वामी महाज पर बात की जाए तो वहाँ पर भी मंजरनामा हमें बदलता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पर आलमी जरीदे पाकिस्तान की बेहतर सफारतकारी, दिफाई जो सलाहियत है और आलमी सियासत में वापसी की बात कर रहे हैं। आज इन्हीं मौजू पे बात करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन तमाम तरह मौजू देखिए, हुकूमत को कैसे देखिए, इस पे बात। और इसके साथ एक और अहम मौजू ये भी है क्योंकि अभी मुज़ाकरात के हवाले से बड़ी बाज़ गश्त है कि कौन पहल करेगा, किस तरह से ये आगाज़ होगा, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और इसी पर बात करने के लिए स्टूडियो हमें ज्वाइन कर चुकी हैं सेनेटर फलक नाज साहिबा। थैंक यू सो मच मैडम फॉर योर टाइम। और इसी के साथ हमें जूम पर ज्वाइन कर चुके हैं कमरुल इस्लाम राजा साहब, आप MNA हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। टू स्टार्ट विद मैम, कि जिस तरह से मैंने एंड पे बात की मुज़ाकरात के हवाले से, जिस तरह से हमने देखा हुकूमत और अपोजिशन में जिस तरह से ये बात मुज़ाकरात की शुरू हुई और फिर जवाबी पेशकश, एक तो पेशकश आई PM साहब की तरफ से, फिर जवाबी पेशकश में ये बात ज़्यादा तनाज़े का शिकार हो गई कि पहल कौन करेगा, टेबल पर कौन आएगा, तो ये मामला शुरू कैसे होगा? देखिए जी, सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ, आप लोगों ने अपोजिशन को मौका दिया। और जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है, हम पहले दिन से मुज़ाकरात के हामी हैं। पाकिस्तान के मईशत, पाकिस्तान की जमहूरियत और आइन के लिए हम चाहते हैं कि अपोजिशन और जो हुकूमत जो है वो एक ही पेज में आ जाए, जिसमें पाकिस्तान की बेहतरी हो।
और जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है, पहले भी हमने खान साहब ने, हमारा तो लीडर इमरान खान है, तो खान साहब ने एक मुज़ाकराती टीम भी बनाए थे। उस टीम को इन लोगों ने सीरियस नहीं लिया है। हम तो अपोजिशन में हैं, अपोजिशन का काम होता है वो कुछ थोड़ा सा सख्ती से भी बात करते हैं, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि वो बड़ेपन का मुजाहिरा करे। और मुज़ाकरात के लिए वो भी नाकाम हो गया, आखिरी मराहिल पे थे, वो भी नाकाम हो गया। अभी भी जो सीनियर पॉलिटिशियन है जो हुकूमत में नहीं है, वो लोग भी चाहते हैं कि मुल्क की माइशत जो है सही ट्रैक पे आ जाए, तो उसके लिए वो लोग भी चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो। हालिया दिनों पंजाब के गवर्नर ने भी ये बयान दिया था कि मुज़ाकरात होने चाहिए पीटीआई के साथ, क्योंकि ये बात जो है हुकूमत माने या ना माने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है और इमरान खान इस मुल्क के सबसे बड़े लीडर हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा कमर साहब, खान साहब सबसे बड़े लीडर हैं, फलकनाज साहिबा ये कह रही हैं, और आप लोग मुज़ाकरात के लिए क्यों, मतलब इससे पहले भी हमने देखा कि एक तरफ से जब मुज़ाकरात की हामी आती है, पीटीआई की जानिब से हामी बढ़ते हैं, हुकूमत थोड़ा सा पीछे हो जाती है। अभी अगर हुकूमत इंटरेस्ट शो कर रही है, पीटीआई के कुछ लीडर्स तो कर रहे हैं, वो भी हम मैडम से सवाल करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पीटीआई कहती है कि हम उस तरह से मुज़ाकरात भी नहीं करेंगे गवर्नमेंट से, और उनको खान साहब की अभी तक रजामंदी भी उसमें शामिल नहीं है। जी कहीं ना कहीं नहीं, वो हर जगह यही कहते हैं। उनके मुज़ाकरात के बारे में जो ओपिनियन है वो अब खुल के सामने आ चुका है, और ये अभी से नहीं कह रहे। देखिए हम सियासी लोग हैं, हम पॉलिटिक्स तो जुबान की जो है वो है खेल है, आप बोलते हैं आप। जी कमर साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? शायद कमर साहब से हमारा डायलॉग करते हैं, मुकालमा करते हैं, बात करते हैं। सही ये बातें जो हो रही हैं वो देखें क्या हो रही हैं कि हम फलां को बम धमाके में मार देंगे, हम फलां को आग लगा देंगे, हम वज़ीर-ए-आज़म हाउस नहीं रहेगा, कफन की, दफन की, हमले की, जत्थों की, मौत की, शहादत की, इन सब टर्मिनोलॉजीज देख, क्या ये सिर्फ सियासी टर्मिनोलॉजीज हैं? क्या सियासी जमातें इस तरह बिहेव करती हैं? क्या खान साहब पहली दफ़ा जेल में गए हैं? इससे पहले कोई जेल में नहीं गया। भुट्टो साहब जब फांसी लगे तो उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने अपने आप को आग लगाई थी, अपने दामन चाक किए थे, कोर कमांडर हाउस को या जीएचक्यू को आग नहीं लगाई थी। मियां नवाज शरीफ भी जेल में रहे, लेकिन किसी ने ये इस्लामाबाद के दरख्त जलाए, किसी ने भारतीय छतरी नहीं ली, किसी ने वो बयानिया इख्तियार नहीं किया दहशतगर्दी की हमायत में कि दहशतगर्द जो आज दिन रात हमारे बच्चों के खून से होली खेल रहे हैं, हम उनको जो है वो करेंगे, उनकी खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन ना किए जाएं। किसी ने आज तक नेशनल एक्शन प्लान कि जो बहुत पहले का बना हुआ है, वही नेशनल एक्शन प्लान इनकी हुकूमत में भी था और इन्होंने इसे एक्सेप्ट किया था, उसके सारी चीजें उसी के अंदर हैं। किसी ने ये नहीं कहा कि जो गैर कानूनी शहरी हैं पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान के कानून और पाकिस्तान की सलामती से खेल रहे हैं, उनको निकाला ना जाए, उन्हें बाहर ना भेजा जाए। किसी ने जो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म है उसकी जुबान नहीं बोली आज तक। और ये अब दूसरा रास्ता हमारे पास दो है ना, एक तो ये हो गया, दूसरा ये है कि हम सारे बाजमात चले जाएं। अगर पूरी कौम ये फैसला करती है तो फिर जाहिर है कौम के साथ चलना, ये कौम से पूछ लेंगे। अगर वो चाहते हैं तो हम बाजमात जाके तो वाघा के बॉर्डर पे इस तरफ खड़े होके तो हम सर्वसजूद होते हैं, दिल्ली की तरफ रुख करके और मोदी से ये मुतालबा करते हैं कि जनाब हमारा तो वो मौक़िफ़ ठीक था जब असम्बली में एक वज़ीर-ए-आज़म ने खड़े होके पुलवामा वाक़े के बाद कहा था कि क्या मैं भारत पे हमला कर दूं, वो तो मेरा फ़ोन नहीं उठाता। तो अगर इस दफ़ा पहलगाम वाक़े के बाद भी पाकिस्तान के आज़म फ़ोन करना शुरू हो जाते मोदी को, यकीनन वो फ़ोन ना उठाता। तो वो पॉलिसी ठीक थी या वापस जवाबी हमला करके 52 मिनट में जो है उसके घुटने टिकवा के और सुपर पावर की तरफ से जंगबंदी की अपील जो है वो आई, ये ठीक है। आज जो चाहे वो टेलीग्राफ है, चाहे वो वॉशिंगटन पोस्ट है, चाहे वो फाइनेंशियल टाइम्स है, ये जो कुछ लिख रहे हैं ये क्या पाकिस्तान की इज्जत नहीं है? या वो पाकिस्तान की इज्जत है जो परसों वहां पे बयान दिए गए और फिर उसके बाद
तहरीक इंसाफ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जो है उसको रीट्वीट किया, या वो ट्वीट पाकिस्तान की इज्जत हैं जो टॉप से आती हैं। और तो ये बुनियादी सवाल तो यही है। और मुज़ाकरात के हवाले से तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, हुकूमत का और हुकूमत की इवन इत्तेहादी जमातों का बड़ा ओपन उसका जो है ऑफर मौजूद थी। स्पीकर साहब ने अपना फोरम पेश किया कि पार्लिमानी मेंबर्स जो है वो बैठ के तो उस पर बात करें। तो इसके अलावा और कोई तीसरा तरीका है नहीं सिवाय जो मैंने अभी ये वाघा बॉर्डर बताया। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा मैडम, मैं यही सवाल आपकी तरफ लेकर आना चाह रही थी। जिस तरह से सर ने भी कहा कि स्पीकर साहब का भी कल ये बयान आया, उन्होंने कहा कि अगर कोई मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत करनी है तो मेरा स्पीकर हाउस अवेलेबल है, आप आ सकते हैं। फिर राना सनाउल्लाह साहब को भी हमने देखा, तो बातचीत तो एक तो पेशकश आ गई है। मतलब अब ये मेरे ख्याल से जो चीज़ हमें समझ आ रही है वो ये है कि आपको चलकर जाना पड़ेगा हुकूमत के पास और बातचीत करनी पड़ेगी। कोई कन्फ्यूजन है पीटीआई में मुज़ाकरात के हवाले से? देखिए जी, जहाँ तक मेरे भाई जो है मैं उसकी बड़ी इज़्ज़त करती हूँ। जिस तरह उसने बात की, उसकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है वो अपोजिशन में है। तो जिस तरह ये बात करें, ये देखो ये बातें 9 मई ये कि हुआ वो हुआ, पाकिस्तान वो जो जंग की बात कर रहे हैं, जंग अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र, हम तो पाकिस्तान का इमेज पाक फ़ौज की वजह से, एयर फोर्स की वजह से पूरे दुनिया में जिस मकाम पे पहुंचता है, हम आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हम अप्रिशिएट करते हैं। तो ये क्रेडिट भी ये लोग लेते हैं, ठीक है। और ऊपर से हुकूमत है ना, नहीं ठीक है, उनकी हुकूमत है। ये लोग अपने 3.5 साल की करकर्दगी दिखाए ना। अभी पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके पास इंटरनेशनल एयरलाइंस नहीं है। तो ये मवासना करे 2022 की हुकूमत, जो हमारी हुकूमत थी कोविड के दिनों में, खान साहब ने मईशत को जिस तरह सहारा दिया, अगर हम भी इसी तरह पुरानी बातें करें कि हमने दुनिया में बेहतरीन प्रोग्राम दिया, एहसास प्रोग्राम दिया, सेहत कार्ड पूरे पाकिस्तान में हमने लागू किया, हम इस पे जाना नहीं चाहते हैं। अभी की बात करें, हमारा लीडर तो इमरान खान जेल में है। जहाँ तक राना सनाउल्लाह की बात है, राना सनाउल्लाह के पास हमारे सेनेट के कुछ अरकान, उनसे मुलाकात भी की थी। उन्होंने कहा था, तो राना सनाउल्लाह ने मीडिया में आके उस बात की तरदीद की। और जहाँ तक स्पीकर की बात है, हम उसकी बात की भी एहतराम करते हैं, लेकिन इनका प्राइम मिनिस्टर वो खुद कहता है जो भी बात उनसे करते हैं हम पूछ के बताएंगे। इसके बाद फिर क्या रह जाता है? इनको चाहिए कि ये डायलॉग करे, ये हमारे साथ बैठ जाए तो मुल्की मफाद के लिए। लेकिन जहाँ तक मेरे भाई जो अभी बात कर रहे हैं, तो अभी भी वही जारिहाना इनिंग्स वो खेल रहे हैं। जिस तरह उसकी बातें 9 मई हम भी चाहते हैं, मेरा लीडर खान साहब ने खुद कहा था कि खान साहब अपने लिए कुछ भी नहीं बोलते हैं। इनकी तरह न कभी वो बीमार हुए, ना वो प्लेटलेट उसके कम हुए, ना मुल्क से चले गए बाहर, ना किसी अस्पताल गए, वो अभी तक डट के खड़ा है। जेल में होते हुए भी वो इस वक्त सबसे ताकतवर सियासतदान है, ठीक है। ये लोग अपने आप को जमहूरियत का अलमबरदार कहते हैं। आप लोगों ने खुद देख लिया जो बिलावल साहब उस दिन अपने स्पीच में कहा, परसों स्पीच में कहा कि हमारे साथ ये कुछ होता, जो कुछ बात में उस पर नहीं जाना चाहते, जो अपने आप को वो जमहूरियत का अलमबरदार कहते हैं। जो मरियम नवाज़ के साथ जो वाक़या हुआ था कराची में, मैं उसकी मज़म्मत करती हूँ, नहीं होना चाहिए था, लेकिन उस टाइम वो बड़े गैरत का मुजाहिरा किया। और मैडम जो आजकल बात हो रही है ना, वो ये भी बात हो रही है कि आपके बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जो कि भारत से ऑपरेट होते हैं। इस इल्ज़ाम को आप किस तरह से डिफ़र करेंगी, और इस हवाले से अगर कोई सबूत आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देना चाहे कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा? देखिए जी, जहाँ तक सोशल मीडिया अकाउंट की बात है, ये लोग हुकूमत में हैं, आए रोज़ इनके जो वज़रा हैं इनके पास और कोई करकर्दगी नहीं है। आप लोग सबको पता है, जितने भी टॉक शो है वो खान साहब से शुरू होते हैं, खान साहब से ख़त्म हो जाते हैं। खान साहब में आप लोग जहांगीर तरीन के पार्टी पे भी कोई प्रोग्राम करे ना, मजाल है कोई एक बंदा उनको देख ले, ठीक है। किसी और पार्टी पे, इनकी अपनी पार्टी पे आप लोग बात करें चैनल में आके, ये तो हकीकत है। खान साहब के मतलब जितने भी टॉक शो होते हैं, खान साहब से शुरू, खान साहब से खत्म। इसी पर पॉइंट मैं बात करती हूँ, मुझे थोड़ा बात करने। जहाँ तक इन्होंने बार बार यही कहा है, खान साहब के अकाउंट जो है इंडिया से चलते हैं या दूसरी ममालिक से चलते हैं, तो इनके पास रिसोर्सेस हैं। आए रोज़ आके बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाने से बेहतर है ये लोग पता करें ना कौन से मुल्क से चल रहे हैं और कौन चला रहा है, हमें भी पता चल जाएगा। सही। इस पर क्या कहेंगे? लास्टली कमेंट क्या है आपका कमर साहब?
जी, मैं पहले तो सेनेटर साहिबा को की वजाहत बड़ी ज़रूरी है कि मुझे ये बता दें कि अमेरिका दुनिया का बहुत बड़ा मुल्क है, उसकी कौन सी कौमी एयरलाइन है? अगर पाकिस्तान ने प्राइवेटाइज की है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, इंडिया की कौन सी एयरलाइन है जहाँ पे बाकी तो उनकी चीज़ों से बड़े बहुत अच्छी तरह आगाह हैं? इंग्लिस्तान की, बरतानिया की कौन सी एयरलाइन है? उनकी इतला के लिए है कि ब्रिटिश एयरवेज भी बहुत साल पहले प्राइवेटाइज हो चुकी है। एयर इंडिया भी जो है वो वहाँ के टाटा ग्रुप के पास है। वेलकम बैक खवातीन वज़ात। हम अब बात करेंगे क्रिकेट की। श्रीलंका के साथ T20 सीरीज के लिए कौमी टीम के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। क्रिकेट टीम 4 और 5 जनवरी 2026 को मरहलावार श्रीलंका रवाना होगी। सलमान अली आगा पाकिस्तानी टीम की क़यादत करेंगे। विकेट कीपर बल्लेबाज ख्वाजा नाफे पहली बार T20 सीरीज में शामिल कर लिए गए, जबकि शादाब खान कंधे की इंजरी के बाद सर्जरी उनकी हुई और T20 स्क्वाड में वापस आ चुके हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेलेंगे। तमाम मैचेस दम्बोला में खेले जाएंगे। T20 इंटरनेशनल मैचेस 7 जनवरी, 9 और 11 जनवरी को खेले जाएंगे। T20 सीरीज वर्ल्ड कप स्क्वाड चुनने में मददगार साबित हो सकती है और T20 स्क्वाड में सलमान अली आगा, अब्दुल समद, इब्राहिम अहमद, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, ख्वाजा नाफे, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्ज़ा, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, शादाब खान, उस्मान खान और उस्मान तारिक भी स्क्वाड का हिस्सा है। वाज़ेह है कि बिग बैश के लिए ऑस्ट्रेलिया में मौजूद बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में हिस्सा नहीं ले रहे, जबकि शाहीन घुटने की इंजरी का भी शिकार हो चुके हैं। बिग बैश में इन तमाम तर इशूज़ के ऊपर बात करेंगे। बिल्कुल जी, और इसी पर बात करने के लिए सीनियर स्पोर्ट्स ने हमें ज्वाइन कर लिया है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मोहित शाह साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो शुरू यहीं से करते हैं, जिस तरह से हमने देखा है कि अब ये स्क्वाड जो अनाउंस हुआ है उसके पर काफ़ी तनकीद भी हो रही है, बहुत नौजवान खिलाड़ियों को भी सामने लाया गया है और काफ़ी अहम तैयारी के हवाले से भी ये मरहला समझा जा रहा है T20 सीरीज। कैसे देख रहे हैं आप इस कॉम्बिनेशन? देखें, तनकीद तो होनी है, वजह उसकी मैं आपको बताता हूँ कि देखें 2 महीने पहले, कम अज़ कम 2 से 3 महीने पहले आपका कम अज़ कम आपके जहन में, मैं सिलेक्टर की बात कर रहा हूँ, सिलेक्टर के जहन में एक फाइनल लाइनअप तो होना चाहिए ना कि इस लाइनअप से हम जाएंगे। अब हालत ये है कि अब हमने 15 अनाउंस किए और बीच में हमने 3 विकेट कीपर रखे हैं। बाकायदा ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि विकेट कीपर, ख्वाजा नाफे विकेट कीपर, सबजादा फरहान ट्राई कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, विकेट कीपर, और दूसरे जो आपके उस्मान है विकेट कीपर वो ऑलरेडी है। अब मतलब है कि जस्ट लेस देन 40 days अवे फॉर द स्टार्ट ऑफ वर्ल्ड कप और आपको इतना नहीं पता कि आपका विकेट कीपर कौन हो। ये अलमिया है या नहीं, आप खुद देखें ना। मतलब है आपको 3-4 महीने पहले सिलेक्टर को चाहिए था कि वो एक फाइनल लाइनअप को उनके जहन में होनी चाहिए थी। अब आपके पास 3 विकेट कीपर आपने अनाउंस कर दिए। अब आप शायद उनको एक मैच दें, उनको टेस्ट करें, उनको कहें जी कि आप ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, इसका मतलब आपके सामने आपकी नज़र में कोई अच्छा नहीं फिलहाल। बिल्कुल। तो वो चीज़ें जो है ना वो बड़ी अजीब सी एक सिनेरियो क्रिएट करती हैं, वो अनसर्टेनिटी क्रिएट करती हैं। और यही हालत हमारी थी जब हम अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में वर्ल्ड कप खेलने जा रहे थे। उससे पहले हमें नहीं पता था हमारा स्क्वाड क्या है। बिल्कुल ऐसे। तो फिर इस तरह की बात आप जब करेंगे तो फिर शकूक व शबात पैदा होते हैं कि सिलेक्टर्स की भी तैयारी नहीं है। देखिए, एक तो टीम की तैयारी होती है, एक आपके सिलेक्टर्स की और आपकी जो कॉम्बिनेशन बनाने वाले होते हैं उनकी तैयारी होती है। उनकी तैयारी नहीं है, सिंपल सी बात है। शहीन शाह अफरीदी का जिस तरह आपने बताया घुटने की तकलीफ, फिर नसीम शाह को रख दिया, वसीम जूनियर को रख दिया। पहले तो इनके जहन में नहीं था नसीम शाह का कि ये शायद वर्ल्ड कप में ना हो, लेकिन अब उनको रख दिया। वो शायद इसलिए रखा कि शहीन शाह अफरीदी कोई, मुझे नहीं लगता कि वो 100% फिट हैं। कोई बिग बैश में उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, कोई अच्छा उन्होंने बॉलिंग नहीं की, मुझे बिल्कुल इंप्रेस नहीं किया उन्होंने बिग बैश में। हालांकि बिग बैश आप ऐसा स्टेज होता है, फास्ट पिचेस हैं, हाँ फास्ट पिचेस हैं, और ऐसा स्टेज होता है आप अपने आप को मनवाना आपको होता है। हारिस रऊफ बॉल कर रहे हैं ना, बड़ा अच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल वो विकेट्स ले रहे हैं। ही इज वन ऑफ द लीडिंग विकेट टेकर्स इन बिग बैश राइट नाउ। मेरा 9 विकेट उन्होंने ली है, कल भी 3 विकेटें ली है। तो उन्होंने सब की तैयारी, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें कॉम्बिनेशन अभी तक हमें पता नहीं है। हमें पता नहीं हमारे 4 टॉप क्लास के पेस बॉलर कौन से होंगे, ये नहीं पता। विकेट कीपर हमारा कौन सा होगा ये नहीं पता। सिर्फ पता है जो कल की टीम में, जो कल आपने बात की टीम अनाउंस हुई, और उसमें सिर्फ एक चीज़ मुझे ठीक लगती है कि चलें आपने अपने स्पिनर को फाइनल कर दिया कि आपके स्पिनर उस्मान तारिक हैं, आपके स्पिनर इब्रार हैं, आपके स्पिनर
मोहम्मद नवाज है, ठीक है जी, ये आपने फाइनल कर लिए एक तरह से, मतलब सुफियान मुकीम की कोई जगह नहीं है। एक तरह से हमें कंफर्म हो गया कि आपने उसको साइड पे कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही। हमें कंफर्म हो गया कि आपने अब्बास अफरीदी को साइड पे कर दिया। हमें कंफर्म हो गया कि मास सदाकत को साइड पे कर दिया। इमर्जिंग की जो अब पाकिस्तान ने इमर्जिंग एशिया कप जीता, उसका एक प्लेयर भी उस लिहाज से शामिल नहीं है। और बात मुझे वही याद आ जाती है सलमान अली आगा की कि इनको रखें हम किधर जाएं। आप रहना वही मौजूद थे। ऐसे ही था, मैं उधर ही मौजूद था, उन्होंने ये कहा। अच्छा मुझे शाहजी ये बताइएगा, आप तो 2024 में अमेरिका में भी मौजूद थे, लेकिन आपने ना थोड़ा सा हाथ अभी ओला रखा है, 2024 से स्टार्ट किया, ये 2023 से ये ड्रामा हो रहा है कि आप वर्ल्ड कप से 2 महीने पहले टीम को इतना हसल बसल कर देते हैं। आप चैंपियंस ट्रॉफी 25 वाली देख लें, साउथ अफ्रीका में आपकी टीम डिफरेंट थी, और जब चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड अनाउंस हुआ तो 5 से 6 लोग बिल्कुल डिफरेंट थे। और उसके बाद रेलू कट्टे इतने ज्यादा होते हैं, ऑलराउंडर इतने ज्यादा होते हैं आपकी टीम में, स्पेशलिस्ट आपके पास ना बैटर होता है ना बॉलर होता है। हमारे सिलेक्टर्स गलतियों से क्यों नहीं सीख रहे? क्या मोहसिन नकवी साहब ने यहाँ पे आंखें बंद की हुई हैं कि सिर्फ ग्राउंड्स बनाई जाएं, जिम्बाब्वे और श्रीलंका और अफगानिस्तान के खिलाफ खेली जाएं, जीती जाएं और हमसे वाह वाह करवाई जाएं? देखिए बड़ी अफसोस होता है। देखें जब आपकी परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में, जब बड़े इवेंट में होती है, फिर दुनिया पहचानती है आपको। ये सीरीज जीतना, चले सीरीज आप हार गए कोई मसला नहीं है, क्योंकि एक ट्राई सीरीज आप हार गए, कोई उसका इम्पैक्ट नहीं होता। आप बायलेटरल सीरीज हार गए, उसका इम्पैक्ट नहीं होता। लेकिन आपकी परफॉर्मेंस अगर वर्ल्ड कप में नहीं होगी ना, फिर लोग बातें करेंगे और क्रिटिक जो है फिर आपको नहीं छोड़ेगा। सिंपल सी बात है। आपने 2023 की बात की, 2024 की बात की, अब 2026 का वर्ल्ड कप आने वाला है, सर पे है, लेकिन हमें पता नहीं हमारा विकेट कीपर कौन है। और विकेट कीपर अगर आपको नहीं पता था तो भाई पिछले आपने इतनी सीरीज खेली हैं, उसमें इनको ट्राई करते ना। ख्वाजा राफे को क्यों नहीं ट्राई किया आपने? हाँ जी। और उस्मान खान को आप चांस देते रहे ना। अब उस्मान खान को, जब रिजवान को आपने साइड लाइन किया, उस्मान खान को आपने चांस दिया, इसका मतलब उनको रिटेन करें बिल्कुल और उनको ही रखें। लेकिन आपने एक सबके, इवन उस्मान खान के भी जहन में आपने डाल दिया कि भाई तेरी प्लेस जो है परमानेंट नहीं है। ख्वाजा नाफे के जहन में डाल दिया कि तू टीम में आ सकता है, और सबजादा फरहान के जहन में डाल दिया कि भाई तू बैटिंग कम कर और तेरी विकेट कीपिंग की भी हमें जरूरत है। तो ये चीजें अच्छा मैसेज नहीं देती हैं। सिंपल एज दिस। बिल्कुल ऐसे ही। आप खुद समझदार हैं और आप माशाल्लाह करते हैं, स्पोर्ट भी करते रहे सारी उम्र, और आपको पता है कि ये चीजें आपको एक मतलब हम जो अपने अपोनेंट्स को भी देते हैं ना, जिनसे आप खेलना है, उनको भी आप एक मैसेज देते हैं कि यार हमें अभी पता ही नहीं हम कौन सी 11 है, कौन सी 15 है। और दूसरा देखें, 7 तारीख आपकी एक डेडलाइन होती है जो आपने सबमिट करनी है अपनी टीम 15 के नेम, गो के आप 23 तक उसको 23 जनवरी तक आप उसको चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही है। और 23 जनवरी से पहले आपको मतलब है कि ये सारी चीजें फाइनल करनी है। लेकिन यहाँ पे नहीं होनी चाहिए फाइनल होनी चाहिए थी कि जब आपने पिछली सीरीज खेली है, जब आप देख रहे थे। हाँ जी, फाइनल होनी चाहिए थी आज से 6 महीने पहले। हमें पता लग जाता, चले न रखें जी आप महज सदाकत को, न रखें आप अब्बास फरीदी को, न रखें सुफियान मुकीम को। आपको इतना तो पता हो ना कि आपकी टीम जो 15 आप लेके चलना है, चलें जी 16 आप कम से कम 17 आप एक ज़हन में आपके होने चाहिए। 2 ड्रॉप कर। अब ये चीज़ें हैं ना जो मतलब है कि ना हमें पता है नसीम शाह टीम का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे, वसीम जूनियर टीम का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे। मुझे तो ये लग रहा है कि अगर वो इंजर्ड हुए शहनशाह अफरीदी, जो कि वो जिस तरह के कल उनका बॉडी लैंग्वेज लग रही थी कि कोई इतने फिट नहीं है और कोई इतने इंटरेस्ट भी शो नहीं कर रहे, पूरे बिग बैश में उन्होंने कोई खास इंटरेस्ट शो नहीं किया। अगर वो इस तरह ही उनका सिस्टम चलता रहा तो फिर नसीम शाह ज़ाहिर है फिर आपकी टीम में आएंगे। तो ये चीज़ें बड़ी अजीब सी हैं, और ये मेरा ख्याल है कि सिलेक्टर को अगर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है मुख्तलिफ जर्नलिस्ट की तरफ से, फॉर्मर क्रिकेटर्स की तरफ से, तो वो बजाय गलत नहीं। अच्छा सर, इसके बाद एक और भी तनकीद हो रही है शादाब खान के हवाले से। इंजरी के बाद वो वापस आए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा तनकीद है कि किन बेसिस पर, क्या परफॉर्मेंसेस थी, क्यों वापस आए, क्या वजह, इसको कैसे देख रहे हैं आप? अच्छा देखिए, शादाब खान को तो सबसे पहले पाकिस्तान का डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना चाहिए। वो जाके बिग बैश में खेले, मुझे भी थोड़ा सा अजीब सा लगा। अच्छा। देखिए हारिस रऊफ फिट नहीं थे, हारिस रऊफ ने यहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट खेला, कादिर आज़म ट्रॉफी के मैचेस खेले और अपनी फिटनेस शो की, और फिर वो टीम में आए। बिल्कुल। शादाब खान का हमें यही पता लग रहा था कि जी वो फिट हो गए हैं, एग्जीबिशन मैच खेल रहे हैं। हाँ जी, NCA चले गए, वहाँ एग्जीबिशन मैच जी वो पे लाहौर क्रिकेट स्टेशन के ग्राउंड पे, LCA के ग्राउंड में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया जी। कैमरा नहीं था कैमरा नहीं था, लेकिन उनकी जो अभी मैंने उनकी परफॉर्मेंस देखी है वो इतनी बुरी नहीं है, ठीक है, लेकिन फिटनेस प्रॉब्लम है। देखें शादाब की कभी भी
आपको उनकी उनकी जो उनका टैलेंट है, उनकी यूटिलिटी है, उस पर कोई मेरा ख्याल दो राय नहीं है। असल मसला उनकी फिटनेस है कि फिटनेस उनकी है या फिटनेस उनकी नहीं है, और कितने फिट हैं। देखिए, एक होता है फिटनेस आपकी, मैं फिट हूँ, एक होता है मैच फिटनेस। जब आप एक दो मैचेस खेलते हैं तो फिर आपकी फिटनेस क्या आपका साथ देती है तीसरा मैच खेलने के लिए या नहीं, ये चीज देखने वाली होती है। और वर्ल्ड कप में तो आपको ऊपर नीचे मैच खेलने हैं, आपको तो पहले ही मेरा ख्याल है 10 दिन में 4 मैच खेलने हैं जी आप। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो यहाँ पे कोई इस तरह का बात ना हो जाए कि ड्यूरिंग द मिडल ऑफ इवेंट आपका अगर कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है या वर्ल्ड कप से बाहर हो जाता है तो वो फिर बड़ा प्रॉब्लम होता है, और वो उसको रीएडजस्ट करना, उसके गैप को किस तरह फिल करना, उसके बराबर का, उसके मुताबिक का कोई प्लेयर अगर बीच में आ सकता है तो आता है, अगर नहीं आता तो फिर टीम के लिए प्रॉब्लम। शाह जी, क्या आप समझते हैं कि जो सुफियान मुकीम की कुर्बानी दी गई है, फैसल अकरम की कुर्बानी दी गई है, बेसिकली तो वो शादाब खान के लिए दी गई है, लेकिन बहुत सारे हल्के अब ये कह रहे हैं कि नहीं, शादाब खान को तो एज ए बैटर हम टीम में शामिल कर रहे हैं, वो तो बैटिंग में हमें ज़्यादा यूटिलिटी दे रहा है, हालांकि उनकी जो प्राइम जॉब थी वो तो बॉलिंग थी। सो आप अगर शादाब को एज ए बैटर टीम में जगह दे रहे हैं तो बॉलिंग कहाँ से करवाएंगे? और फिर एक ज़िमनन सवाल ले लीजिएगा, अगर आपने बिग बैश की परफॉर्मेंसेस के ऊपर ही शादाब खान को पिक करना है तो फिर मोहम्मद आमिर तो पिछले 4 साल से परफॉर्म कर रहे हैं, उनको फिर आप कहते हैं आप डोमेस्टिक में आके खेलें, तो ये दोहरा मेयार क्यों है? देखें, यही क्राइटेरिया है और यही सिलेक्शन का मेयार है जिस पे तनकीद होती है, और मेरा ख्याल है नहीं होना चाहिए। हमें एक क्लियर विजन होना चाहिए सिलेक्टर्स का, क्लियर विजन होना चाहिए उस थिंक टैंक का जो टीम के को शफल करते हैं, टीम को लेके चलते हैं। देखिए, मैं अब बंदा इधर बात करते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं ज़रूर यहाँ बात करूँगा कि आपको पता है विराट कोहली T20 नहीं खेल रहे, बिल्कुल ऐसे, शर्मा T20 नहीं खेल रहे, वर्ल्ड कप में आपको नहीं नजर आएंगे। उन्होंने बिल्कुल नई टीम बनाई है। वो क्यों बनाई है कि दिस फॉर्मेट इज मेंट फॉर यंग लेग्स। यस, अगर आपने एक परफॉर्मेंस दे दी, उन्होंने ओवर द ईयर्स बड़ी परफॉर्मेंस दी, अभी भी मेरा ख्याल कोहली हैं शायद सबसे अच्छा खेलेंगे अभी। सबसे अच्छा खेलें जी, लेकिन वो नहीं खेल रहे। क्यों नहीं खेल रहे? कि उन्होंने उनको पता है कि पीछे टीम भी बनानी है ना। बिल्कुल ऐसे ही। और आप यंगस्टर को आप चांस दें। मुझे नहीं समझ आती, कोई अच्छा सिलेक्टर होता, यहाँ अब्बास अफरीदी भी होता, यहाँ मां सदाकत भी होता, और सुफियान मुकीम भी होता। वो इमर्जिंग के प्लेयर जिन्होंने पाकिस्तान के लिए इमर्जिंग एशिया कप जीता है, और क्या परफॉर्मेंस दी है सबने देखी है, टीवी पे देखी है, कोई मतलब वो ढकी छुपी बात नहीं है। तो उनको टीम में होना चाहिए था। अब वो ये है कि जब वो टीम में होते हैं तो फिर वो और किधर जाएं? तो वो औरों को फिट करने के लिए हम कब तक करते रहेंगे जी? अल्लाह करे, अल्लाह करे। मैं कहता हूं पाकिस्तान वर्ल्ड कप देखें कि बाबर आजम की कोई परफॉर्मेंस नहीं है। बिग बैश में आप देख लें ना, वो हर दूसरे तीसरे ओवर में एक आध इनिंग के एक दूसरे तीसरे ओवर में वो निकल जाते हैं। हाँ जी, व्यूज अच्छे मिलते हैं, व्यूज अच्छे मिलते हैं। लेकिन नहीं, देखें, व्यूज की बात नहीं, हमें सबसे पहले अपने मुल्क का, अपनी टीम का सोचना है जी। अब पाकिस्तान में अगर जाके इस वक्त बाबर आजम खेलते हैं और पाकिस्तान का कोई वहाँ परफॉर्मेंस नहीं आती, तो फिर वही तनकीद होनी है जो अमेरिका और वेस्ट इंडीज में वर्ल्ड कप हुई है और पाकिस्तान सेकंड राउंड में नहीं गया। हाँ जी, सही। अच्छा सर, मैं इसी तरफ आ रही थी, आपने बाबर के हवाले से बात कर दी और शाहीन के हवाले से भी, लेकिन मुझे ये बताएं, ख्वाजा नाफे जिसको अभी पहली बार T20 में शामिल किया गया, इसकी सिलेक्शन से आप मुतमईन हैं? मैं नहीं समझता जी कि आप ख्वाजा नाफे को ऑल ऑफ अ सडन लेके आ जाएं। सही। अगर आपको ख्वाजा नाफे इतना पसंद था एज अ विकेट कीपर बैट्समैन, तो चांस देते ना। पिछली सीरीज आपने 2-3 खेली है ना, उसमें खिलाते, आप रेगुलर खिलाते। अब आप 3 विकेट कीपर है ना जी, अब 3 आपके पास मैच है, बिल्कुल, तो आप एक मैच खिलाएंगे सबको, और एक मैच में फर्ज करें ख्वाजा नाफे की अच्छी परफॉर्मेंस आती है तो उस्मान खान साइड पे हो जाएंगे। ट्रू। तो फिर उस्मान खान को पिछली सीरीज आपने क्यों खिलाई है? तो ये बड़े क्वेश्चन हैं जो मतलब है आंसरेबल हैं। और मेरा तो ख्याल है कि जब टीम आप अनाउंस करते हैं ना, तो आपको सामने आके अनाउंस करना चाहिए। ये नहीं है कि प्रेस रिलीज के तहत आपको प्रेस रिलीज ला दी, बिल्कुल, तो टीम आपने अनाउंस कर दी। सुबह सवेरे आप सिलेक्टर आकब जावेद बैठते, साथ कोई और सिलेक्टर बैठते, साथ कप्तान बैठते, और जर्नलिस्ट के क्वेश्चन लेते। और सर, वो टीम भी ऐसे टाइम पे अनाउंस करते हैं, एक तो सुबह 8-8 बजे, और संडे वाला दिन होता है, सारे सोए होते हैं, नाश्ता कर रहे होंगे, टीम अनाउंस कर देंगे। सर, बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से मुझे ये ठीक है, उनको आपने बिग बैश खेलने का मौका दिया, लेकिन क्या बेहतर ना होता कि बाबर और शाहीन, क्योंकि आपके वर्ल्ड कप के प्लान्स में तो हैं, आप उनको ड्रॉप नहीं कर रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट स्पीकिंग, सो आप उनको श्रीलंकन कंडीशंस में आके थोड़ा सा देख तो लेते हैं कि बाबर आजम यहाँ पे कैसा परफॉर्म करेंगे, शाहीन शाह अफरीदी इन श्रीलंकन डेड पिचेस पे या स्लो पिचेस पे कैसा परफॉर्म करेंगे। जरूरी था वैसे उनको होना, ये बात ठीक कह रहे हैं,
बड़ा ज़रूरी था उनको होना, लेकिन मेरा ख्याल है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कमिटमेंट पहले ही दे दी थी कि हम इन प्लेयर्स को वापस नहीं लेंगे। कोई बीच में सीरीज़ आए, फुल फ्लेज जो है बिग बैच खेलेंगे, जो 25 जनवरी तक है ना, 25 जनवरी को फाइनल है और 25 जनवरी तक ये आपके साथ होंगे, 25 जनवरी के बाद ये वापस आएंगे। एक कमिटमेंट उन्होंने दे दी। और जिस तरह चीफ एग्जीक्यूटिव जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने ये बात की है कि हमारे पास कमिटमेंट है कि ज़्यादातर प्लेयर, और तकरीबन आपके 90-95, सिर्फ एक शादाब को बुलाया आपको पता है, बाकी जो है वो आपके साथ ही रहेंगे, उनको हम वापस नहीं लाएंगे, सीरीज़ हो भी या सीरीज़ ना भी हो। बिल्कुल दैट इज वेरी अच्छा इंपॉर्टेंट। सर, अब आपको क्या लगता है कि अब ये जो सीरीज है, ये आगे फिर वर्ल्ड कप भी है, उसकी भी हम बात करें, ये फैसला कुन साबित हो सकती है या फिर यही नाम जो है बरकरार रहेंगे पहले से तयशुदा? नहीं, ये देखें, चेंजेस तो होनी है ना। अब शहीन शाह अफरीदी हैं, वो फिट हैं, वो आ जाएंगे, बाबर आ जाएंगे, हारिस रऊफ आ जाएंगे, ये तीनों तो आने ही आने हैं। किसकी जगह आने हैं ये देखने वाली बात है। आपका विकेट कीपर कौन सा होगा ये देखने वाली बात है। आपका पेस बॉलिंग कम्बिनेशन क्या होगा ये देखने वाली बात है। शहीन शाह अफरीदी अगर अभी अनफिट हैं तो होपफुली विद इन नेक्स्ट 10-15 डेज वो फिट हो जाएंगे। तो उम्मीद तो यही है, लगता यही है कि शहीन शाह होंगे, हारिस रऊफ होंगे, सलमान मिर्ज़ा होंगे, और शायद मुझे लगता है कि वसीम जूनियर को रखें इंस्टेड ऑफ नसीम शाह, या नसीम शाह रखेंगे या वसीम जूनियर। इनमें से 4 से ज़्यादा आप अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास एक फ़हीम अशरफ भी हैं जो ऑलराउंडर हैं। ज़्यादातर विकेट्स जो हैं, जो मैंने भी कवर की, देखी और श्रीलंका टूर की मुख्तलिफ औकात में, वो स्पिन विकेट्स हैं। और श्रीलंका में आपको स्पिनर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, एक अच्छा स्पिनर हो। मेरा तो ख्याल था कि आप बेशक 3 फास्ट बॉलर और एक ऑलराउंडर से जाते, एक एक्स्ट्रा स्पिनर सुफियान मुकीम को जरूर रखते हैं। आप क्यों ऐसे सवाल करते हैं? पाकिस्तान में जहाँ पे स्पिनर्स की जरूरत थी हम फास्ट बॉलर्स लेके गए, जहाँ पे फास्ट बॉलर्स की जरूरत होती है वहाँ पे हम स्पिनर्स लेके जाते हैं, और ये अरसा दराज से होता है। लेकिन मुझे मतलब औरों की तरह मुझे बड़ी हैरत हुई है, इस तरह की टीम नहीं होनी चाहिए थी। और ये आपने अपना शो किया, सिलेक्टर की बात कर रहा हूँ, उन्होंने शो किया कि हम सर्टन नहीं है। हाँ बिल्कुल, हमें फाइनल पता ही कोई नहीं है। हमारी लगा रहे सारे, हमारी टीम क्या है हमें पता है, हमारा विकेट कीपर कौन सा हमें पता नहीं है। अजहर अली साहब ने ना 2 साल काम किया, 2 साल काम करके बेहतरीन अंदाज में उन्होंने अपने मजे भी जितने भी लूटे, और जब सरफराज आ गए टीम में तो उन्होंने ट्वीट्स भी करवाना स्टार्ट कर दिया। अजहर अली जैसा ऑनेस्ट आदमी इस इंतजामिया के साथ नहीं चल सकते, यहाँ पे ये बड़ा एक प्रॉब्लम है ना। देखिए, अगर ऑनेस्ट आदमी इतना इंतजामिया के साथ नहीं चलता ना, फिर पहले महीने छोड़ देना जी। वो जो मेंटोर बात करते हैं, ये पिछले दिनों मेंटोर्स रखे हुए थे, और वो सारे मेंटोर्स आपको पता है टीवी पे बैठे रहते थे, बिल्कुल कि जी वो सिलेक्शन पे टिका के, बाकी सारी पॉलिसीज पे टिका के वो अपोज करते थे, क्रिटिसाइज करते थे। वो भाई आप 2 साल से 50 लाख रुपए पर मंथ ले रहे हो, तो आपने ये नहीं आपको फील हुआ कि ये पॉलिसी ठीक नहीं है, ये नहीं है, तो मैं पहले महीने ही छोड़ दूँ या 2 महीने बाद छोड़ दूँ कि ये पॉलिसीज आपकी ठीक नहीं। तो आप इंतज़ार करते रहे कि पैसे भी आते रहे, हमारी जॉब भी चलती रहे, और हम क्रिटिसाइज भी करते रहेंगे। जब उन्होंने निकाला हम निकल जाएंगे। सही, ये यहाँ पे ये बड़ा प्रॉब्लम है फार्मर प्लेयर के साथ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। थैंक यू सो मच मोहित शाह साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट। कुछ अब बेहतरी हो सकती है, होनी चाहिए, और क्या ये फैसला कौन अब सीरीज साबित होंगी, ये सीरीज देखकर ही पता चलेगा। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक खवातीन आज़ाद। अब हम बात करेंगे सर्द मौसम के साथ साथ कुछ फैशन में भी तब्दीलियाँ आती हैं। सर्दियों का मौसम अपने साथ सिर्फ ठंड ही नहीं लाता, बल्कि मेकअप की बात की जाए, फैशन के नए रुझानात की बात की जाए, या फिर भारी और गर्म कपड़ों के साथ इस मौसम में मेकअप भी ज़्यादा नेचुरल हो जाता है। इसलिए सर्दियों में मेकअप भी ऐसा होना चाहिए जो जिल्द को खुश्क होने से बचाए और चेहरे पर कुदरती चमक लाए। आज हम बात करेंगे कि सर्दियों में फैशन और मेकअप को कैसे सादा, खूबसूरत और मौसम के मुताबिक रखा जाए, और इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है इन स्टूडियो में ज्वाइन कर लिया बुशरा खान है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप अगर इनके हवाले से बात की जाए तो एक सीनियर मेकअप आर्टिस्ट हैं, और इस फील्ड में अगर बात की जाए तो वो अपनी स्किल्स को प्रूव कर रही हैं फॉर लास्ट आप ये कहें फॉर पास्ट 25 ईयर्स से, और सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि इंटरनेशनल सतह पर भी ये अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुकी हैं, अपने फ़न का मुजाहरा कर चुकी हैं, और इसके साथ साथ ब्यूटी इंडस्ट्री में एक मोतबर नाम समझी जाती हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जिस तरह से हसनैन ने तमाम तर सवाल करने से पहले हम कॉलिंग अनाउंस कॉल भी कर सकते हैं, और कॉलिंग नंबर मैं आपको बताता चलूँ 051-890-1008, और दूसरा हमारा नंबर होगा 051-890-1007।
बिल्कुल जी, आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं और अपने सवाल भी कर सकते हैं। तो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो यही बताएं कि हम देख रहे हैं अब सर्दियां हैं, शादियों का सीज़न भी बहुत ज़्यादा है, तो क्या सबसे बड़ी तब्दीली आप देख रही हैं इस वक्त फैशन इंडस्ट्री में, स्पेशली अगर मेकअप की बात की जाए तो? मेकअप के हवाले से बहुत ज़्यादा नॉलेज आ गया है लोगों में। अब बहुत पहले तो होता था कि एक कस्टमर आ रही है और आके कहती है जी हमें मेकअप कर दें बस। अच्छा। जो भी उसको बना दिया जाता था तो वो कहती थी ठीक है। आजकल बहुत ज़्यादा नॉलेज आ गया लोगों में, और बच्चियां भी आती हैं तो पूरा डिस्कशन करती हैं, हमें ग्लॉसी मेकअप चाहिए, हमें शाइन वाला चाहिए, हमें बिल्कुल न्यूड लिपस्टिक चाहिए, अच्छा। उसमें कोई भी केकी ना हो मेकअप। तो इसलिए हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। स्पेशली सर्दियों में आप अगर हेल्दी स्किन की बात करें तो लोगों में बहुत कम है इसका नॉलेज। होना चाहिए कि आपको क्लिनजिंग अपनी रूटीन में रखनी चाहिए, और दूसरा मॉइस्चराइज़र हर टाइम आपकी स्किन, अगर आप मेकअप करवाने नहीं भी जा रहे तो आप नॉर्मल रूटीन में भी अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करें, बहुत ज़्यादा पानी पिएं स्पेशली। अब जैसे कि बच्चियों की आजकल शादियों का सीज़न है बहुत ज़्यादा, तो जिसकी भी स्किन देखे तो डल है, ड्राई, डैमेज, पैचेस हैं, बहुत ज़्यादा पैचेस। तो वो थोड़ा सा भी अगर हम मेकअप उस पर मतलब ज़्यादा हैवी कर देंगे ना तो कुछ और ही बन जाता है। अच्छा। तो इस चीज़ के लिए खुद उनको अपना ख्याल रखना चाहिए, हेल्दी स्किन करनी चाहिए, अपनी रोज़मर्रा की रूटीन के हिसाब से क्लिनजिंग करनी चाहिए अपनी स्किन पे। और बहुत ज़्यादा मतलब घर में अक्सर ये जो आजकल फार्मूलेज बने हुए हैं, बच्चियाँ उठा के अपने फेस पे लगाना शुरू कर देती हैं टोटके, वो बिल्कुल नहीं करने चाहिए। अच्छा। इसलिए कि उनको इतना उसमें नॉलेज नहीं होता है, और वो लगाती जाती हैं तो उसके लिए आपके पोर्स सब ओपन हो जाते हैं और उस पर पिंपल्स निकलना शुरू हो जाते हैं, स्किन ख़राब होना शुरू हो जाती है। जब आप पार्लर में आके कहते हैं जी हमें बिल्कुल फ्लॉलेस मेकअप चाहिए, शाइन वाला चाहिए, तो उसके लिए आपकी स्किन का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक हो गया। और हम बुशरा मेनली फोकस कर रहे हैं कि विंटर हमारा कैसा गुजरना चाहिए, विंटर में हमें अपने फैशन को कैसे कैरी करना चाहिए, कौन से कपड़ों का इंतखाब करना चाहिए, और आजकल बेसिकली अगर देखा जाए तो विंटर्स में क्या क्या है जो कि हम पहनेंगे तो हम अप टू डेट लगेंगे। देखिए सबसे जो मेन चीज़ है आजकल, आप देखें कि ब्राइड के भी जो लहंगे हैं वो भी वेलवेट में आना शुरू हो गए। हाँ। ठीक है, इंडियन लुक में वेलवेट में आना शुरू हो गया है। तो आम जो कैजुअल जो फंक्शन में जा रही होती हैं उनका भी यही होता है कि हमें सर्दी भी ना लगे और हम स्मार्ट भी नजर आए। लेकिन जो फैशन करते हैं ना उनको फिर सर्दी नजर नहीं आती वो फिर जायज हो जाता है, वो कहते हैं कि नहीं बस ठीक है सर्दी में। लेकिन पहले होता था कि अगर आप सूट पहन रही हैं नेट वाला या कुछ ऐसे तो उसमें आपको सर्दी बर्दाश्त करनी पड़ती थी। हाँ। लेकिन आजकल एक नया ट्रेंड चल पड़ा है शॉल का, बड़ा अच्छा। शॉल एक साइड पे आपका दुपट्टा होगा मैचिंग और दूसरी साइड पे आपका जो है ना वो वेलवेट की शॉल है। वालों ने तो अपना ख्याल नहीं रखा, लेकिन जो फैशन इंट्रोड्यूस करवाते हैं उन्होंने ख्याल रख लिया यार कम से कम इनको एक शॉल का फैशन इंट्रोड्यूस करवा दें। शॉल का फैशन होना चाहिए। हाँ। अच्छा मुझे ये बताएं बुशरा कि किस तरह का मतलब लाइट में इस दफा आप देख रही हैं ज्यादा विंटर्स में ब्राइडल्स लाइट में जा रही हैं या फिर डार्क में? बहुत लाइट। अच्छा, बहुत लाइट का ट्रेंड ज्यादा आ रहा है। अब आप देखेंगी तो आपको एक पार्टी मेकअप में और एक ब्राइडल लुक में कोई इतना फर्क नजर नहीं आएगा। इसलिए कि जो भी डिमांड है ना आजकल, जो बहुत लाइट सॉफ्ट मेकअप, लाइट मेकअप, कोई डार्क कोई केकी कुछ भी नहीं। और इतनी ज्यादा मीडिया को देख देख के जो है ना यूट्यूब पर इतनी सारी यूट्यूब चीजें पर आ को गई देख हैं। देख के ना इतना नॉलेज आ गया है कि अब पूरा डिस्कस हुआ जाता है, भाई हमें ये चीज़ चाहिए, हमें ये स्टाइलिंग चाहिए, हमारी ये लुक है, ये ड्रेस है, तो आप बताएं इसके साथ क्या क्या होगा। तो बुशरा फिर हम ये कह सकते हैं कि वी आर गोइंग टुवर्ड्स द रियलिटी ना, हाँ, कि बहुत ज्यादा भारी मेकअप से हम अपनी जान छुड़ा रहे हैं, और हल्की सी बेस लगा के और लाइट सा मेकअप, जिस तरह आप रियल लुक में होते हैं उसी तरह से ब्राइड भी बन रही है। और आप देखेंगे कि खूबसूरत भी वही चीज लगती है, लगती है नेचुरल लगती है और आप ग्लो करें अपनी स्किन को। लेकिन उसके लिए मेन चीज़ मैं पहले भी जो बता चुकी हूँ कि डिस्कस करें अपनी ब्यूटिशियन से 3 माह 4 माह पहले जाके, ब्राइडल के लिए स्पेशली। अच्छा। या आप अपनी स्किन के मुताबिक पहले एक ब्यूटिशियन से पूछें कि मेरी फलां डेट को मेरी शादी है। आजकल कई दफ़ा ऐसे भी होता है ना जिनको नहीं इतना पता चलता, तो वो 10-15 दिन पहले आके कहती हैं जी हमारी बुकिंग कर लें, हमारी फ्लां डेट की शादी है, तो वो हमें उसको मैनेज करना ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, कोई ब्राइडल आपके पास आई है, उसकी स्किन भी खराब है और फिर उसके बाद उसको मेकअप भी ऐसे ही चाहिए जैसे वो डिमांड करिए, तो आप कैसे टैकल किस तरह से हैंडल करती हैं इस तरह की ब्राइडल्स को? उसके लिए हम उसके पार्टीशन रख देते हैं कि आपकी अगर मेहंदी है तो मेहंदी से आपको 2 दिन पहले आपको एक अच्छा ब्राइडल फेशियल चाहिए, जैसे हाइड्रा फेशियल है, जैसे ग्लॉसी फेशियल है। इन चीज़ों के लिए हम उनको आमादा करते हैं कि आप करवाएं, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कोई तो बहुत मतलब कर लेती है कि हाँ जो आपने करना है कर दें,
बस हमारा मेकअप हैवी ना हो। अच्छा। हमारी जो बेस है वो बिल्कुल लाइट सी हो, शाइन करती हो। अब हम उसने बिल्कुल कोरियन स्किन कैसे बना सकते हैं एक हफ्ते के अंदर, हमने तो मेकअप के साथ ही कवर करना है। तो कोशिश यही होती है कि उसकी डिमांड के मुताबिक ही करें ताकि ठीक हो वो गया। फ्रेश नजर आए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि विंटर्स में क्योंकि स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, हम उस तरह से केयर नहीं करते हैं, सो केयर के लिए क्या कुछ करना चाहिए, और जो लोग आपके पास आते हैं आप उनको कौन कौन सी ट्रीटमेंट्स टिप्स क्या हैं आपकी? मतलब ऑफर भी करती हैं, कोई टिप्स देती हैं? मैं टिप्स उनको यही देती हूँ कि एक अच्छा सा क्लींजर रखें घर में, ठीक है। आप नहीं आ सकती अगर रोजमर्रा की रूटीन में पार्लर में नहीं जा सकती या अफोर्ड नहीं कर सकती तो आप एक क्लींजर ले लें, एक अच्छा सा फेस वॉश ले लें, ठीक है। आप रूटीन में अपने स्किन को जो है ना सुबह के टाइम कोशिश करें कि साबुन से ना धोएं। एक अच्छे अपनी स्किन के मुताबिक, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो उसके मुताबिक, अगर ऑयली है तो उसके मुताबिक आप एक अच्छा फेस वॉश लें, ठीक है। और अपने घर में क्लींजर रखें जिससे आप डेली रूटीन में नहीं, एक दिन छोड़ के जरूर सर्दियों में आप करें। क्लींजिंग बहुत जरूरी है। क्लींजिंग, हाँ, और बहुत फेस जरूरी वॉश है। आपने अपनी फेस- स्किन के मुताबिक जी, लेना है। और दूसरा रात के टाइम जो है ना मॉइस्चराइज करके सोएं। सही। आप अपनी अच्छा, अगर वैसे ये दिन में कितनी बार मॉइस्चराइजर करना चाहिए अपनी स्किन को? अभी जो जिस तरह की सर्दी पड़ रही है उसके मुताबिक तो आप अगर दिन में 2 दफा अपने फेस को वॉश कर रहे हैं तो क्लींजिंग आप उस मॉइस्चराइजर जरूर चले, करें। हमारे पास बुशरा एक कॉलर है जो कि आपसे सवाल करना चाहती है। माहम, सवाल कीजिएगा। मेरा सवाल ये है कि मैम ने कहा है कि आप अपनी स्किन मॉइस्चराइज किया करें देन मेकअप, तो मैं जब मॉइस्चराइज कर लेती हूँ तो मेकअप जब मैं करती हूँ तो वो थोड़ी देर, घंटे 2 घंटे के बाद वो मेकअप ब्लैक होना स्टार्ट हो जाता है, स्किन ऑयली होना स्टार्ट हो जाती है बहुत ज्यादा। अच्छा, ठीक हो गया। उनका कलर ब्लैक हो जाता है मेकअप के बाद। लेकिन उनकी स्किन जैसे वो बता रही है ना कि मैं मॉइस्चराइज करती हूँ और मेरा मेकअप उसके बाद तो मेरी स्किन ऑयली होना शुरू हो जाती है। इसका मतलब है कि उनकी स्किन ड्राई जो होती है वो थोड़ी देर के लिए होती है, हाँ। ठीक है। मॉइस्चराइजर को पहले इस्तेमाल करें अच्छे से और उसको ना तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए आप छोड़ दें, उसे जज्ब होने दें अपने पोर्स के अंदर। देखें फिर उसके बाद आपकी स्किन पे कहाँ कहाँ जो है ना डार्क सर्कल नुमाया हो जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे आप कलर करेक्टर को यूज करें ठीक और है। उसके बाद आप उस पे जो है ना फाउंडेशन यूज करें। सही। अगर फिर भी मसला होता है तो आप मॉइस्चराइजर लें, उसके अंदर थोड़ा सा फाउंडेशन यूज करके मिक्स करके फिर उसको इस्तेमाल करें। सही। एक तो अच्छा, आपकी बेस भी फाउंडेशन बहुत चेक लाइट करने सी का बनेगी। तरीका क्या है? मतलब फाउंडेशन चेक करने का तरीका क्या है? अक्सर क्या होता है कि लोग जाकर ना अपनी मतलब स्किन के अकॉर्डिंग ले लेते हैं लेकिन नंबर्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। लेकिन सही तरीका क्या है कि आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग एक बेस को चूज करें? वहाँ पे जाके उसको चेक किया करें, बाजू पे चेक करें, हाँ। ये यहाँ पे चेक करें, कलाई अक्सर पे। यहाँ पे चेक करते हैं लेकिन यहाँ की और यहाँ के स्किन में बहुत फर्क बहुत होता वैसे है। ऊपर वाली साइड पे ज्यादा अच्छा होता है ना, ये वाला कलर बेसिकली मुझे लगता है आप लेते रहे। नहीं, आप इसका सही जो तरीकाकार है, देखिए आजकल हर मॉल में ना पूरा सेटअप बनाया होता है उन्होंने। अच्छा। वहाँ पे जो आपको गाइड करने वाली होती हैं उनमें इतना नॉलेज होता है। अक्सर वो कहते हैं जी ये अपनी चीज बेचने के लिए ऐसे करे, ऐसा नहीं है। आप उनके पास जाएं, उनको बोले कि हमें हमारी स्किन के मुताबिक बेस बताएं, वो आपको ना थोड़ा सा एरिया पे बना के बताएंगी। फिर आप देखिए कि आपकी ट्यून से एक ट्यून ज्यादा हो, ज्यादा ना फेयर ना लें। यही तो होता है, वो कहते हैं नहीं हम तो फेयर लगे बहुत, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी जो अपनी स्किन है उससे एक ट्यून ज्यादा आप बेस लें, उससे ज्यादा लें। सही। क्योंकि अगर आपने घर में यूज करनी है, खुद से करनी है, तो आप ज्यादा फेयर की तरफ ना जाएं, तब वो आपको फिर खराब करेगी, पैचेस बनेंगे और थोड़ी देर बाद वो ग्रे होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, मतलब कि आपको अपनी कलर टोन के मुताबिक कलर लेना ट्यून चाहिए। से एक ट्यून ऊपर जाएं, ठीक ज्यादा हो गया। नहीं। बहुत सारे लोग हैं, हम अक्सर ये सवाल इससे पहले भी करते हैं बुशरा कि हमें शायद कोई कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार है हम के हमने सफेद होना होता है, गोरा होना है, गोरा गोरा कोई, गोरा सही सांवला भी होगा तो उसने ज्यादा गोरा दिखना है। ये हमारे माशरे में क्या है, और क्या ये ट्रेंड भी आपको कहीं ना कहीं चेंज होता हुआ नजर आ रहा है? ये ट्रेंड अपनी जगह पे उसी तरह प्रिवेल है कि हर सांवले शख्स ने गोरा गोरा दिखना होना है? मैं शख्स की ये- बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ खवातीन को टारगेट नहीं कर रहा हूं। बिल्कुल, ये आप देखें कि पहले से बहुत ज्यादा हो गया है। अच्छा, पहले ये ज्यादा इतना, हो गया? हाँ ज्यादा हो गया। अब तो आप देखें कि मार्केट में इंजेक्शन आ गए हैं white होने के, गोरा होने के, पैसे पास हो ना हो गोरा होना है। मैंने पैसे जमा करने हैं और मैंने इंजेक्शन लगवाना है और मैंने गोरा होना है। ये और कॉन्फिडेंस नहीं आता जी, मैं अगर गोरी हो जाऊंगी तो मेरे अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा, मैं किसी को फेस कर सकती हूँ, मैं किसी से बात कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है। अगर आपकी स्किन हेल्दी है और सांवली है तो वो बहुत जबरदस्त है, ठीक है। और मेकअप तो चले टेम्परेरी टाइम पे तो गोरा कर ही देता है,
लेकिन परमानेंट गोरा होने का जो लोगों में अब होना शुरू हो गया, शौक पैदा होना शुरू हो गया, तो वो बहुत गलत है। सही। अच्छा, अभी आप चूंकि अभी आपका दुबई से अभी रिसेंटली आप यहाँ आई हैं और वहाँ पर भी काम करती रही हैं, आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है, तो आपने क्या डिफरेंस देखा पाकिस्तान के मेकअप में, पाकिस्तानी मेकअप में और ये जो डिफरेंस मैं बता रहा हूँ ना, वहाँ पे आप न्यूज प्रेजेंटर देखेंगे तो आपको रंग बिरंगे न्यूज प्रेजेंटर नजर आएंगे, कर्ली बालू वाले नजर आएंगे, सांवले नजर आएंगे, काले नजर आएंगे। वहाँ का वेदर बड़ा ठंडा होता है, दुबई का वेदर बड़ा गर्म वो होता भी है। दूसरे नंबर पे ना बाहर लोगों को क्रेज नहीं है वाइट होने का, बिल्कुल भी नहीं है। जो स्किन है वो उसके साथ कॉन्फिडेंट वो रहते हैं, उसके साथ बिल्कुल उनकी हेल्दी स्किन है, क्योंकि वो अपनी स्किन पे बेस लगाना जरूरी नहीं समझते, जितना वो केयर रूटीन जो अपना करते हैं, केयर करते हैं अपनी स्किन के, मॉइस्चराइज करेंगे, वो रात की और है सुबह की और है, तो वो अपनी स्किन में खाने पीने का बहुत ख्याल रखते हैं। सही। हाँ, जो कि यहाँ पाकिस्तान में नहीं रखा जाता। हम पानी जो से भी आ रहा है वो खा लो। बिल्कुल ऐसे ही है। बुशरा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बुशरा हमारे साथ मौजूद थी, ख़वातीन नौज़ात। ये था रिलेटेड एक्साइटमेंट। यहाँ पे वक्त हो जाता है शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक ख़वातीन नौज़ात। अब हम ऐसा सेगमेंट करने लगे हैं जो कि आपके दिल के बहुत करीब है, हमारे दिल के भी करीब है। हम भी सुनना चाहते हैं कि अगला हफ्ता कैसा होगा, लेकिन आज हम थोड़ा सा बात करेंगे कि 2026 कैसा होगा और 2026 पाकिस्तान के लिए कैसा होगा। और इसके लिए हमें हमेशा की तरह दाऊद जी ने ज्वाइन किया। इससे पहले कि हम दाऊद जी से अपने सवालात की बौछार कर दें, उनसे पूछें, आप दाऊद जी को कॉल भी कर सकते हैं और अपने हवाले से पूछ भी सकते हैं। 051-890-1008 और दूसरा नंबर है हमारा 051-890-1007। दाऊद जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर। नाउ वी आर फोकसिंग ऑन 2026। आज थोड़ा सा हॉरोस्कोप से निकलते हैं हम। सो 2026 के हवाले से बताइएगा कि ओवरऑल ये साल हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारी मईशत के लिए कैसा होगा। उसके बाद हम प्रिसाइसली आपसे फिर डिफरेंट सेगमेंट्स के हवाले से सवाल करेंगे। सबसे पहले आपका शुक्रिया। और एबीएन चैनल हमेशा अपने नाजरीन के लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म की खबरें लेकर आता है। और नाजरीन, आज का प्रोग्राम इस हवाले से अहम होने जा रहा है कि हम आपको बताने जा रहे हैं कि 2026 में कितनी बड़ी तब्दीलियां होंगी, कौन कौन से मामलात को आप चेंज देखेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था, बात होती है कि जैसे हमने 2025 गुजारा, जिसको हम मुफरत करें तो 9 का देता है। 9 मार्च था, लड़ाई थी, झगड़े थे, इंडिया पाकिस्तान की जंग थी, रशिया का प्रॉब्लम था, यूक्रेन के मसले थे, फलस्तीन था, इसराइल था, बहुत कुछ देखा। लेकिन अब आप कुछ और देखेंगे, क्योंकि अब 2026 में 1 की एनर्जी। 1 है शम्स, सूरज, और इसको हम राजा कहते हैं। पहले आपने देखा जो है वो जिसे अस्करी कह लें, अदारे कह लें, उसका साल था, क्योंकि 9 प्रेजेंट करता है एस्टेब्लिशमेंट को, 9 प्रेजेंट करता है आर्मी को, 9 प्रेजेंट करता है यहाँ पे इख्तियारात जो है वो अफवाज को। अब 1 प्रेजेंट करता है, सूरज प्रेजेंट करता है आपकी सियासत को, आपके राजा को, आपके जो है सदर को। तो अब चेंज होगा। अब चेंज ये होगा कि अब चीजें निकल कर जो है वो सही हाथों में आने की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी। आपको वो एनर्जी से समझ आना शुरू हो जाएगी 2026 की ओवरऑल। मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ पाकिस्तान की एनर्जी की इस वक्त की बात नहीं कर रहा। पूरी दुनिया में जिस तरह बात करते हैं सियासत की, तो सियासी एक माहौल बनेगा और आमरीत का जोर टूटना शुरू होगा। और यहाँ पे एनर्जी से मुतल्लिका एक भाग दौड़ लगी होगी, मुल्कों की भाग दौड़ लगी होगी, क्योंकि ये एक रेस है, एक घोड़े हैं जो कि चल रहे हैं। नफसा नफसी का एक पहलू आपको। जी, जिस तरह से अभी आपने सियासत को डिस्कस किया, आप कह भी रहे हैं कि सन की एनर्जी आपको नजर आ रही है, तो आपको क्या लगता है 2026 की हम बात कर रहे हैं, तो ये ऑपोजिशन के हवाले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग मजमूई तौर पर नजर आता है या फिर हुकूमत के हवाले से? देखिए जी, अपोजिशन की एनर्जी भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नजर आती है। और अपोजिशन हो या हुकूमत हो, बात तो वो होती है जो कि मेरिट पे होती है। तो मैं समझता हूँ कि 2026 मेरिट का साल है।
ये आप लाजमी नहीं कि हुकूमत और अपोजिशन की बात करें, आप अपने अदारों में मौजूद हैं, काहल और सुस्त लोग सामने आ जाएंगे। घरों में वो बच्चे जो काम नहीं कर रहे, वालिदैन उनको कहेंगे भाई बच्चों बाहर निकलो, काम करो, कमा के लेकर आओ। अब ये नहीं होगा कि सुस्ती काहली और आप 2 नंबरी करते जाएं और आप कहेंगे कि जी आपको पूछा ही नहीं जाए। पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा। आपके घर के सरबराह पूछेंगे, आपके अदारों के सरबराह पूछेंगे, आपको डिस्कस किया जाएगा, और जिन्होंने हिडन अफेयर्स रखे होंगे उनको डिस्कस किया जाएगा। 2 नंबरी नहीं चलेगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि 1, क्योंकि 1 2 3 4 5 में 1 पहला नंबर है। 1 एक जिद्दीपन है, 1 एक लीडरशिप का नंबर है, एक विजन का नंबर है। तो 1 सूरज आपको 2026 के आगाज में बताएगा कि बात मेरिट पे होगी, और सारी बात होनी भी चाहिए मेरिट पे बात। कोई भी जगह हो, किसी भी जगह हो, आपकी दकियानूसी पॉलिसीज नहीं चलेंगी। आपको सिस्टम के चेंज लानी पड़ेगी, चाहे हुकूमत हो चाहे अदारे हो, तो आपको चेंज लाना पड़ेगी। अगर आप चेंज नहीं लेके आएंगे तो प्रेशर इतना पड़ेगा कि आप मजबूर हो जाएंगे वो सब कुछ करने के लिए जो कि वक्त की जरूरत है। अच्छा, बिल्कुल दाऊद जी, और मैं इसी तरफ आ रहा था कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं और प्रेडिक्शंस इस हवाले से भी हो रही हैं, आप अपने आदाद शुमार लगाइएगा कि ये जो फैब है 2026 का, इस हवाले से पेशगोई की जा रही है कि इसमें तो निज़ाम ही बदल जाएगा, पता नहीं कोई सदारती निज़ाम आएगा, कोई सेंट्रल निज़ाम आएगा, इस तरह के निज़ाम की बात हो रही है। जो मौजूदा प्रिवेलिंग निज़ाम है पाकिस्तान के, तब्दील हो जाएगा। बिल्कुल, मैंने इसी बात को आपको प्रेजेंट किया है कि ऐसी चांसेस नजर आते हैं, ये निज़ाम बदल सकता है, चेंज आएगा, क्योंकि अब हम जो है एक चेंज की तरफ जा रहे हैं और ये चेंज के इशारों का अंदिया दे चुके हैं हम। तो बिल्कुल आएगा। फैब में अगर ऐसी खबरें सुन रहे हैं, मैं समझता हूं कि ऐसी एनर्जी आएगी कि कोई ऐसा निजाम क्रिएट कर दिया जाए जो कि लंबा अरसा तक चले। अच्छा, सही। अच्छा दाऊद जी, मुझे साथ ये भी बताएं कि अब बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो ये जानना भी चाहते हैं खान साहब की रिहाई के हवाले से भी, क्योंकि बहुत सारे सवालात हमारे पास पेंडिंग भी थे इस हवाले से कि क्या कोई रिहाई का साल नजर आता है उनकी। अच्छा जी, खान साहब की अजीब सी एनर्जी में जब भी चेक करता हूँ ये होती है कि खान सब कुछ कर सकता है लेकिन कर नहीं पाता। मैं अगर खान की बात करूं तो खान की रिहाई का मसला तो एक दिन में हल हो सकता है, खान आज चाहे तो। ये तो खान के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा। ये तो खान के पास तब से ही एनर्जी क्या बताती है, खान की करंट एनर्जी क्या नजर आती है ये आपको बता देता है। करंट में तो लड़ाई कर रहा है, फाइट कर रहा है, डिस्टर्बेंस में है, नेगेटिविटी है खान। सेकंड कार्ड भी देख लेते हैं, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अभी भी खान वही डट के खड़ा है, खान वही बैठा हुआ है। देख लें आपको कार्ड क्या कहते हैं, एनर्जी आप देख लें। तीसरा कार्ड भी देख लेते हैं, तीसरा कार्ड में बिल्कुल वो आगे जहां कहीं भी बैठा हुआ है वो अपने विजन में मजबूत बैठा हुआ है। बिल्कुल अमर होने वाले कई लोग होते हैं, उसने एक साबित कर दिया कि ठीक है जी, मैं अगर बैठा हूं तो फिर अपनी बात पे बैठा हूं। अच्छा, ये तो मूड पे डिपेंड करता है उनके। आप ये नहीं कह सकते कि खान अगर जेल में है, बाहर नहीं आ रहा तो उसके कद काट में इजाफा नहीं हुआ। खान का अपना कद काट है, वो बैठा हुआ अपनी एनर्जी में मजबूत है वो। तो क्या इस कद काट को देखते हुए क्या लगता है क्योंकि उनके लिए आसानियां हो सकती हैं 26 में वो बाहर आ सकते हैं? 2026 में खान की एनर्जी को हम देख सकते हैं कि 2026 में खान की एनर्जी क्या नजर आती है। तो 2026 में खान की एनर्जी में अभी भी तो प्रॉब्लम है, अभी खान के लिए इतना आसान नहीं है। खासकर मई और जून में कुछ चीजें हैं कि सियासी इदारे मिलके बैठ के कुछ चीजें तय करने की कोशिश करें और फिर कोई लाया अमल लेकर आए कि हम इसको किसी तरीके से वो एक आसान रास्ता दें। तो ये चीज आपको 2026 में मिलेगी कि खान को रास्ता देने की कोशिश की जाएगी। तो ये एक कड़ी होगी, जिस तरह मैंने बात की कि सदारती निज़ाम या इस तरह का विजन लेकर आना, ये बेसिकली एक तो खान को रास्ता देने की बात हो सकती है। दूसरा ये कि चीजों में चेंज, क्योंकि ये अब प्रेशर बढ़ता जाएगा, वक्त के साथ साथ ये बर्दाश्त नहीं होगा। तो इस चीज की तरफ अंदिया हो सकता है, लेकिन खान के लिए फिर भी प्रेशर रहेगा। हाँ, एक बात है कि खान अगर सारी चीजें मान लेता है जो कि बात तय हुआ, तो फिर तो खान बिल्कुल चांसेस नजर आते हैं। लेकिन खान के आपको पता है कि उसकी मैंने हाथों के उंगलियों का स्केच लिया हुआ है। मोटी और खपती, ऐसे लोग खपती देन के मालिक होते हैं, वो नहीं देखते गवर्नमेंट को, वो नहीं देखते हालात को, वो कहते हैं जो होगा होता जाएगा। तो ये खिलाड़ी का हाथ होता है जिसकी मोटी। एक कॉलर ले लेते हैं, वकास लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकास, सवाल कीजिए। वकास साहब सवाल कीजिएगा। हाँ जी, मैंने पूछ रहा था कि अपनी बेगम के बारे में, उसका नाम है सना। सना के बारे में क्या पूछना आपने? हाँ जी, वो उसने अपने भाई से कुछ पैसे लेने हैं तो वो मिल जाएंगे कल को आसानी से, ये पता करना था। और उसका जायदाद में कुछ हिस्सा बनता वो भी बड़ा भाई दे देगा, ये मालूमात लेनी थी। उसकी पैदाइश है 10 जुलाई 1987, मेरी बेगम की ये ठीक है सर, सवाल आ गया।
जी दाऊद जी, जायदाद में हिस्सा मिलेगा उनकी बेगम को, और दूसरा भाई सवाल से था पैसों के हवाले से था। देखिए जी, जायदाद में हिस्सा भी मिलेगा, हक बनता है और बड़ा मजबूत है ये एनर्जी। और दूसरा ये कि पैसों की ख्वाहिश भी पूरी होगी। प्लानिंग की जरूरत है, इसके लिए अमल बता देता हूँ। हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील, नेमल मौला व नेमल नसीर। बेगम को कहे 313 मरतबा पढ़ना शुरू कर दें, पैसे की नीयत करके। फिर मैं कहता हूँ हम बेशतर वज़ाइफ और पढ़ाइयाँ करते हैं जिसमें नीयत ही नहीं होती कि पढ़ना क्या है। हम वजीफा पैसों के लिए कर रहे हैं, हक के लिए कर रहे हैं, और नीयत होती है कि आज इंडिया का या पाकिस्तानी ड्रामा कौन सा चलेगा। और भाई जहां आपने सोचना है वही एनर्जी जानी है, तो नीयत करके बड़े रिजल्ट आपके सामने होंगे। अच्छा दाऊद जी, जो चेंज की आपने बात की थी, वो चेंज क्या पाकिस्तान के हक में पॉजिटिव होगा? बिल्कुल देखते हैं जी, ये जो चेंज होगा क्या पाकिस्तान के हक में पॉजिटिव होगा। बिल्कुल एक नई शुरुआत होगी। चेंज होना चाहिए। अगर आपका सिस्टम कहीं नहीं सरवाइव कर रहा और चीजें नहीं आगे बढ़ रही, देखें आप यहाँ पे आपको बिजनेस नजर नहीं आता, गरीब जो है इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस रहा है, तो चेंज तो होना चाहिए। अगर चीजें इसी तरह कंटिन्यूसली चलती रही और हालात बेहतरी की तरफ नहीं जाते, तो चेंज तो आना पड़ेगा। और आगे आपको इलेक्शन भी तो करवाना है, उसके लिए आपको अभी चेंज लाएंगे तो आगे चीजें बेहतर होंगी। हमारी इकोनॉमी को कैसे देख रहे हैं दाऊद जी 2026 में? 2026 का इकोनॉमी नहीं इतनी सही। आप फाइट कर रहे हैं, आपके पास इतने अच्छे हालात नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, काम नहीं है, बिजनेस नहीं है। सर ये एक कॉलर है, उनको ले लेते हैं सर। मोहम्मद अशरफ साहब हैं बनवाकिल से। जी सर, सवाल कीजिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अशरफ साहब, सवाल कीजिएगा। लेकिन बात यह है कि मेरी बेगम की जो है बहुत सारी तबीयत खराब है। ठीक है, तो इसी हवाले से बातचीत कर देंगी। ये बाबा जो बेटा है ये सारी बता देता है, तो आज पहली दफा ये हमें जो है सुनने का मौका मिला है कि भाई ये इधर की इधर देख लेगा, तो मेरी बेगम जो है अभी रो रो के आप अभी देख लें, हम बाबा जी से आपको विर्द लेके देते हैं। मोहम्मद अशरफ साहब की कॉल थी सर, वो कह रहे हैं बाबा जी जो बैठे हुए ये इलाज भी करते हैं सुना है, तो बाबा जी इनको बता दें कि इनकी बेगम की तबीयत क्यों खराब है और क्या कुछ इनको विर्द वगैरह करना चाहिए। क्या नाम है बेगम का, पूछ लीजिए इनकी बेगम का। सर बेगम का नाम बता सकते हैं आप? नाम है अस्करी, इधर ही खड़ी है। क्या अस्करी नाम बताइएगा। अस्करी? अस्करी यहीं खड़ी है। अस्करी वहीं खड़ी हैं उनके पास सर, मोहम्मद अशरफ साहब, और इनकी बेगम का नाम है अस्करी। जी ये टीवी साहब, हाँ जी अशरफ साहब, आपकी बेगम के मामलात मैंने रूहानी देख लिए हैं। सूरे फातिहा 11 मरतबा, आयतल कुर्सी जो है वो आप 21 मरतबा, और चारों कुल 3 मरतबा पानी के ऊपर दम करके 11 दिन सुबह के टाइम पिलाएं। अच्छा। और इसके अलावा आप मिसिस को कहें नमाज इशा के बाद 313 मरतबा आयत करीमा 11 दिन पढ़े, इंशाल्लाह ताला काफी चीजें बेहतर हो जाएगी। सही। एक कॉलर है हमजा हमारे साथ, कहाँ से हैं जी? टोबा टैक्सिन से। हमजा सवाल कीजिएगा। जी हमजा सवाल कीजिएगा। वालेकुम सलाम। सर मैंने ना अपने बाबा का कहा जाना था दूसरे हमल उनका, तो उनके साथ काफी टेंशन प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो देखना था कैसा व्यवस्था उनका आज का। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, थोड़ा खुल के बोलिएगा, दब के आ रही है। मैंने कहा सर मैंने अपने बाबा का ना सितारा जानना था, दूसरे हमल है उनका। ठीक हो गया। आपके बाबा का नाम? गुलाम अकबर। गुलाम अकबर साहब के हवाले से वो जानना चाह रहे हैं इनका सितारा तो बताया, मेरे ख्याल हालात जानना चाह रहे हैं। वो हालात तो इतने ठीक नहीं, प्रॉब्लम चल रही है, 3 साल से क्राइसिस में चल रहे हैं, सिचुएशन ठीक नहीं है। उनको अमल बता देता हूँ, अमल ये करें अपने कामों की नियत करके। अमल पढ़ना है जनाब 786 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 11 दिन का अमल करें, इंशाल्लाह ताला बेहतरी होगी। और उसके बाद सुबह के टाइम 11 मरतबा सूरह फातिहा, 41 मरतबा आयतुल कुर्सी, और चारों कुल 3 मरतबा रोजाना सबसे पहले निहार मुंह पानी पे दम करके पिए ताकि नेगेटिविटी दूर हो। ठीक हो गया दाऊद जी। अच्छा आज क्योंकि उस तरह से कवर नहीं हो सका, तो मैं अपनी टीम से भी गुजारिश करूंगा, आपसे भी ऑनर गुजारिश कर देते कि कल हम आते हैं, हम इकोनॉमी को भी डिस्कस कर लेते हैं, हम स्पोर्ट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं, उस पर बड़े बड़े इवेंट्स आ रहे हैं, और फिर जो कॉल्स है ना वो लोगों की कॉल्स भी हम ले लेंगे। तो आज क्योंकि वक्त खत्म हो गया, तो कल इकोनॉमी, स्पोर्ट्स एंड लोगों की कॉल्स एक दफ़ा फिर लेंगे। सो दाऊद जी थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। दाऊद जी हमारे साथ मौजूद थे जो कि साल 2026 होगा उस हवाले से बता रहे थे। कंप्लीट अभी डिस्कशन नहीं हो सकी, इंशाल्लाह कल दाऊद जी के साथ हम ये डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे। यहीं से प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है ख़त्म। मुझे गज़ल अशरफ को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।